वो बच्चे विदाउट शोइंग द स्क्रीनशॉट ऑफ देयर रिजल्ट छोड़ के चले गए, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। स्क्रीनशॉट दिखाओ, हो रहा है नहीं हो रहा है बता के जाओ। मैंने ये बोला था कि मैसेज बॉक्स में आपको वो लिख के जाना है, एंड दे हैव लेफ्ट आफ्टर 2 आवर्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई हैव रिटन द मैसेज ऑन द चैट आल्सो। तो ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट क्लास से अटेंडेंस नहीं मिलेगा अगर आप स्क्रीनशॉट या कोई डिस्कशन करके नहीं जाते हो। अगर हो रहा है तब भी ठीक है, नहीं हो रहा है तब भी ठीक है, लेकिन आप बताओगे तो कि हो रहा है नहीं हो रहा है, तो प्लीज। और दूसरा एक और है, नेक्स्ट वीक वी आर कंडक्टिंग अ वर्कशॉप। आई एंड अमित सहगल सर विल बी कंडक्टिंग अ वर्कशॉप। हम नहीं बोलेंगे कुछ, हम सिर्फ कंडक्ट कर रहे हैं, बट वो वर्कशॉप है वर्चुअल लैब पे। वर्चुअल लैब जिस पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो, नॉट ऑन द मल्टीसिम बट द फिजिक्स एक्सपेरिमेंट विच यू परफॉर्म, एंड द टीम इज फ्रॉम द IIT विच मेक द वर्चुअल लैब्स। जो आपके लिए लैब ये बनाते हैं ना सारे, उसी डिपार्टमेंट से वो हैं, और वो आपको बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप उनसे पूछ सकते हो या कैसे वर्क करता है, एंड व्हाट हाउ कैन वी कैन मॉडिफाई दैट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक किसी दिन होगा, एंड आई होप कि आप सब ज्वाइन करो उसमें। 1 या 1.5 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, and after that you can even involve in making the practicals on the virtual lab and that will be displayed। जैसे आप आज के टाइम क्या करते हो, IIT के साइट पे जाते हो, IIT के साइट से वर्चुअल लैब ढूंढते हो, या अमृता वाले साइट पे जाते हो, या दयाल सिंह या दयाल बाग या पता नहीं कौन सा कॉलेज है वो भी प्रोवाइड करता है। तो दयाल बाग कॉलेज एक वो टेक्निकल कॉलेज है, तो उस पे आप जाते हो, मतलब आपको लिंक कोई ना कोई टीचर प्रोवाइड करता होगा ना कि भाई IIT की साइट खोल लो, इस पे आपको मिल जाएगा। IIT खड़गपुर का खोल लो, कानपुर का खोल लो, या दिल्ली का खोल लो, you will get the experiment that can be done on the Hansraj College site also। तो वो हम कोशिश करेंगे उस तरीके का काम करने के लिए। तो दैट इज ऑफ 1 or 2 आवर नेक्स्ट वीक, मे बी थर्सडे, इसी पर्टिकुलर टाइम में जो इस टाइम में मैं क्लास ले रहा हूँ 10:30 के अराउंड, या हो सकता है फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे तो शायद 2 अक्टूबर है तो उस दिन छुट्टी होगी। तो फ्राइडे या थर्सडे में वी विल कंडक्ट दैट। ठीक है, एंड आई होप कि ऑल किसी ने माइक म्यूट ऑन किया तो इको हुआ। आई होप कि ऑल विल ज्वाइन दैट। ठीक है, यस सर। यस सर, यस सर। जो क्योंकि जो प्रॉब्लम आप किसके माइक में म्यूट हो, ये इको हो रहा है, ये बताओ मुझे। चलो अभी मैं चुप रहता हूँ, जिसके माइक किसका है ये? सर आई वाज ट्राइंग टू से समथिंग, लेकिन आप बीच में आप बोल रहे थे तो मैं चुप हो गया था। बोलो, मैंने आपको टाइम दे दिया, मैं बोलूंगा नहीं। सर मैं कह रहा था कि तो उसमें से उसके बाद हमें वर्चुअल लैब बनानी है, मैं उसको अटेंड करने का। अब माइक बंद कर लो, अब मैं बोल रहा हूँ। व्हाट द वर्चुअल लैब पीपल डू, दे एक्चुअली फर्स्ट मेक योर सेंटर एज अ नोडल सेंटर। यानी आप एक नोडल सेंटर बनते हो, तो पहला काम होता है कि आपको वर्कशॉप करवाना है। तो वर्कशॉप में दे ट्रेन अस, और दे जस्ट गिव द आइडिया कि हम वर्क कैसे करते हैं और किस प्लेटफॉर्म से हम बनाते हैं। वो जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जो मुझे बताया उन्होंने कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसका नाम तो मुझे ध्यान नहीं अभी, और दूसरा एक और प्लेटफॉर्म है दैट इज LabVIEW। दे यूज दीज 2 थिंग्स, एंड आफ्टर मेकिंग दैट दे जस्ट मेक द प्रैक्टिकल। एंड उसमें आपको किस तरीके से कोई भी नॉब लगाना है, या कोई डिजाइन अमेंड करना है, या ऐड करना है, या फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसका जो हमने कैरी फॉस्टर किया, तो देर इज नो वेरिएशन, एंड दैट इज वेरी बेसिक काइंड ऑफ, बस कर दिया हो गया काम खत्म। बट व्हाट वी हैव सजेस्टेड देम कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल हैं जिसका कोई वेरिएशन अवेलेबल नहीं है, और हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है, और पता भी नहीं चलता कि बच्चों को क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो दे हैव सेड कि यू कैन अमेंड देम, यू कैन ऐड दोज प्रैक्टिकल, एंड एज पर योर चॉइस यू कैन चेंज द थिंग्स, आपको क्या चाहिए। बट पहले आपको एक वर्कशॉप करवाना होगा, उसमें हम ट्रेन करेंगे आपको कि कैसे आपको करना होता है ये सारा काम। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, व्हाट आई एम सेइंग यू, मैंने अमित सहगल सर से भी बात कर ली कि वी विल बी देयर, बट हम बच्चों को भी ऐड करेंगे, एंड दे विल डू द मेन थिंग्स, क्योंकि उसमें ये सीखेंगे कि हाउ टू मेक द प्रैक्टिकल ऑन द
पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, जो भी वो सिमुलेशन का प्लेटफॉर्म देंगे ना, जिसपे कि थोड़ा डिजाइनिंग भी होगा, आप पिक्चर्स भी ऐड करोगे और पीछे आप बैक एंड पे फॉर्मूले भी लगाओगे, तो दैट वी विल ट्राई टू, मैं तो चाहूंगा, देखो मेरे तरफ से हमेशा ये रहता है कि बच्चों को जितना सीखने को मिल जाए, जितना हैंड्स ऑन मिलेगा, दैट विल बी बेटर, एंड यू ऑब्वियसली विल गेट द सर्टिफिकेट एट द एंड, कि आपने ये काम भी किया था, आपने प्रैक्टिस भी बनाए थे, एंड यू विल गेट द सर्टिफिकेट्स फॉर दैट। और आप अगर गवर्नमेंट का भी सिलेबस देखोगे ना, तो यू हैव टू कंप्लीट 40% ऑफ योर सिलेबस कंसर्न विद द प्रैक्टिकल ऑनलाइन, इट इज नॉट कंसर्न विद कोरोना, ये ध्यान रखना। इन फ्यूचर लैब्स की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी और वर्चुअल लैब की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, तो 40% आपको खुद से ही करना है थ्रू वर्चुअल लैब, एंड दिस हैज बीन प्लान 10 years बैक बाय द गवर्नमेंट, कोरोना के कारण नहीं है, ये काम 10 साल पहले से चल रहा है, दैट इज वाई दे आर शिफ्टिंग टू दिस काइंड ऑफ थिंग, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। So let us back to the syllabus. I think I have हेलो started the सर। call. हाँ, आप कोई क्वेश्चन नहीं? सर आपसे कुछ पूछना था, मतलब इंस्पायर से रिलेटेड है। हाँ बोलो। इंस्पायर सर का तो जैसे बच्चों ने मतलब कुछ बताया ना कि वो शायद आपको अपने असेसमेंट सबमिट करने होते हैं, मतलब हर साल आपके क्या मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलता रहता है। हाँ सर, लेकिन क्या होता है कि उसमें दे रखा है कि ऑनलाइन जो रिजल्ट है हमारा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा था। अच्छा, ओके। हाँ सर। तो वो ऑनलाइन का है, वो तो आप डाउनलोड करते हो ना उसको, हाँ सर। तो उसमें क्या होता है, मतलब वो उसको ऑनलाइन कैसे कह रहे हैं, वो पीडीएफ फॉर्म है ना, वो ऑनलाइन क्या हुआ, हम कोई कहीं से देख थोड़ी ना, दैट इज सर्टिफिकेट, उसी पे आपकी स्टैंपिंग हो जाती है प्रिंसिपल की। अगर आप कॉलेज जाओगे ना तो उसी का प्रिंट आउट निकलेगा, उसी पे एक इंक साइन हो जाएगा, मतलब आप पे स्टैंप भी लग जाएगा, उस पे साइन भी हो जाएगा, तो दैट विल बिकम ओरिजिनल। क्या पता सर उसी की नीड हो। तो आप ये कॉलेज से करवा सकते हो, उसकी स्टैंपिंग फिर उसको स्कैन करके भेज दो, तो वो वहाँ पे एक आपका सर्टिफिकेशन भी हो जाता है कि भाई ये हमारा कॉलेज का ही है, और वहाँ पे प्रिंसिपल का भी साइन होता है, और वहाँ पे स्टैम्प भी होता है कॉलेज का, तो वो आपका ओरिजिनल हो जाएगा। लेकिन होता क्या है ना कि आपको पहले तो मार्कशीट हर साल मिलता था, अब जब से ये लोग ऑनलाइन आए ना तो मार्कशीट नहीं देते हैं, दे गिव एट द एंड, जब पूरे सेमेस्टर आप कंप्लीट कर लोगे ना तब आपको लास्ट में मिलेगा, जिसमें कि सब कुछ लिखा भी होगा, आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्या क्या किए और क्या क्या आपका, वो आपको फाइनल ईयर में ही मिलेगा। अभी सिर्फ आपको इसी तरीके से पीडीएफ मिलेंगे, दैट इज एक्सेप्टेबल, that is acceptable once you get the this what you can say stamping, तो वो stamping करवा लो कॉलेज से आकर के। सर तो उसके लिए दिल्ली आना पड़ेगा। अच्छा हाँ, वो या तो किसी को दे दो, किसी फ्रेंड को दे दो, वो आपको इस यहाँ से साइन करवा के उसके बिहाफ पे आपको भेज देगा वापस स्पीड पोस्ट से, अगर किसी सर से जैसे करवा हम परफॉर्मेंस हाँ रिपोर्ट पे स्टैंपिंग और साइन करवाते हैं तो रिजल्ट पे भी करवा सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट पे तो करवाना चाहिए। आपका रोल नंबर देखेंगे कॉलेज वाले, आपका नाम देखेंगे, और आप ही का है रिजल्ट मार्कशीट, उस पे आपका कर देंगे, वो चेक करेंगे एक बार ऑनलाइन की हाँ यही सर, तो रिजल्ट। उसी के साथ में भेज देंगे। सर उस पे डीन के साइन तो आते हैं सर। इसके वो साइन एक्चुअली इंक साइन नहीं है ना, वो ऑनलाइन वाला साइन है, तो सभी को पता है कि इमेज है। हाँ वो एक है। बार जब पेन से साइन हो जाता है ना तो फिर वो डॉक्यूमेंट फॉर्मल हो जाता है। तो इसमें ये सब इंस्टा पे हम अपलोड नहीं कर सकते ये जो पीडीएफ है वो? कर सकते हो। अभी एक बच्चा प्रॉब्लम बता रहा है, तो मैंने तो मुझे ये चीज आइडिया नहीं कि वहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो देन यू हैव टू गेट द इंक साइन। तो बच्चे कई करते हैं, मार्कशीट आकर के यहाँ पे वेरीफाई करवाते हैं, उस पर साइन हो जाता है उनका, एक दिन में ही हो जाता है, ज्यादा टाइम आपको वेट नहीं करना पड़ता है, सुबह आप तो शाम को आपको मिल जाएगा साइन होके। और किसी के बिहाफ पे आओगे तो एक लेटर दे देना बस कि ये मेरे बिहाफ पे मेरा मार्कशीट को ऑथेंटिक कर रहा है या साइन करवा रहा है, तो प्लीज डू द नीडफुल करके लिख दो, वो चल जाएगा काम वो भी। ओके सर। ठीक है, तो वो काम आपको करना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं होगा, आपको आना ही पड़ेगा, किसी को भेजना पड़ेगा। So let us back to this one. We have discussion on other topics. Now सर we आप discuss. स्क्रीन है मेरे को तो मोबाइल पे आपकी दिख रहा स्क्रीन है। मुझे दिखाई नहीं दे रही। आप हाँ, एक सेकंड मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ आपके लिए। इसी स्पीड से चलेंगे तो हमारा सिलेबस अक्टूबर में ही खत्म हो जाएगा। नवंबर पर पूरा नवंबर बचा हुआ है।
नवंबर 27 है ना नवंबर तक लास्ट करते हैं सर, आराम से करते हैं। सर तो बीच नहीं में सर, ब्रेक हमारे नहीं लग रही ना। को अच्छा टाइम मिल जाएगा रिवीजन के लिए भी। रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। तो बीच Okay. में हॉलीडे कर दिया। छुट्टी नहीं हो सकती ना, छुट्टी सर देखो अगले ऑफलाइन बार होंगे तो करनी पड़ेगी सर, हैं? क्या ऑफलाइन होंगे तो करनी पड़ेगी। ऑफलाइन का ध्यान रखना, ऑफलाइन का जो मैंने बताया ना उसको ध्यान रखना, उसको उसके हिसाब से अब तैयारी करना शुरू करो कि लिखना शुरू करो, अब टाइप करना और वो मत करो, क्योंकि हाथ भी दर्द होना शुरू हो जाएंगे जब आप 4 पेज अभी लिखोगे। तो बोल रहे हैं सर, हाँ अक्टूबर सर, का वही पूरा टाइम दिक्कत मिल है सर, जाएगा इसलिए तो रिवाइज बोल करने रहे के लिए। हैं ऑफलाइन Yes, होंगे तो now करना पड़ेगा थोड़ा। नाउ स्टार्ट मेकिंग नोट्स एंड ट्राई टू आंसर द नोट्स, उसमें से आंसर ढूंढने की कोशिश करो। कोई क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सॉल्व करो हाथ से, अब ऑनलाइन वाला थोड़ा सा कम करो, ठीक है? प्रैक्टिकल को छोड़ करके बाकी सारा आप ऑफलाइन में अपना खुद से जाना शुरू करो, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, कोई और नहीं करवाएगा आपको। So let us discuss that there are the different type of oscilloscope and जो आपके highlighted हैं, मतलब जो bold हैं, we have to discuss only that. There are other oscilloscope also, but we are not going to discuss in detail. So this list is given to you, but the important are the dual beam oscilloscope, the dual trace oscilloscope and the digital oscilloscope. That is digital storage oscilloscope, जिसको हम DSO कहते हैं short form में। और वो जो ऊपर वाले दोनों हैं, they are CRT based, means cathode ray oscilloscope वाले main हैं, जो आपका डुअल बीम और डुअल ट्रेस है। एज द नेम सजेस्ट, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि एक में हमारे पास 2 बीम रहेगा और दूसरे में हमारे पास 2 ट्रेस रहेंगे, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर, जो नाम से आपका डिफरेंस क्लियर हो रहा है। तो लेट अस गो टू द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द डुअल बीम ऑस्लोस्कोप। तो डुअल बीम ऑस्लोस्कोप का ब्लॉक डायग्राम है दिस वन। इट इज वेरी सिंपल, जैसे हमने नॉर्मल वो देखा था पिछला वाला, तो इसमें भी वही है, but only this important point is that switch is there, ठीक है? So what is happening here, there is a x axis सिग्नल के लिए हमारे पास ट्रिगर सर्किट, स्वीप जनरेटर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, जो आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी x एक्सिस को आपको सिग्नल देने के लिए, यानी आपका जो ये वाला सिग्नल है। हाँ बोलो, दिस सिग्नल। सर मैं से कह रहा था कि सर मैंने लास्ट लैब में आपसे पूछा था कि एम्पलीफायर के आगे हम हाँ आरसी कपलिंग आपका इनपुट के रूप में और आउटपुट में लगाते हैं। मैंने सर उस आंसर टाइम दे मेरा हाँ मैंने आंसर दे दिए थे। द आंसर वाज दैट कि कैपेसिटर इज यूज्ड to block the DC because DC voltage is going to affect your transistor biasing. तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग को हमें मेंटेन करके रखना है ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग में गड़बड़ ना हो, दैट इज व्हाई वी आर एडिंग द कैपेसिटर एट द स्टार्टिंग आल्सो। और इफ वी आर गिविंग टू सर्टेन अदर थिंग, मींस उसके आगे एक और अगर एम्पलीफायर लगाओ या कोई और डिवाइस लगाओ, तो कोई भी डिवाइस में डीसी सप्लाई एंटर होने से आपके उसके स्टेबलाइजेशन पे फर्क पड़ता है, उसके बाइसिंग पे फर्क पड़ता है। तो दैट इज व्हाई वी नीड टू ब्लॉक द डीसी वोल्टेजेस, बिकॉज आपके जो एम्पलीफायर है उसको या कोई डिवाइस है उसको आपने अलग से एक ऑपरेटिंग वोल्टेज दे रखा है। सिग्नल से उसे कुछ नहीं मतलब नहीं है, सिग्नल से सिर्फ उसको वेरिएशन को जज करना है कि वेरिएशन कैसा है, उसको उसको ध्यान रखना है, सिग्नल के वोल्टेज को ध्यान नहीं रखना उससे, ठीक है? ओके तो हमें सर डीसी जब हम लिमिटेशन मल्टीमीटर करते हैं तो सर वहां पर हम एम्पलीफायर का यूज करते हैं, उसके अंदर हम एक ऐसा सोर्स लगाते हैं कि वो हमारी जो एसी जो करंट है वो डीसी में कन्वर्ट कर दे। तो सर हम उसको मतलब एसी रेक्टिफायर से भी मतलब एसी रेक्टिफायर जो हाफ वेव को रेक्टिफाई कर देती है डीसी में, तो उसका भी यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारा मेन जो मुद्दा है वो यही तो है कि मतलब हम एसी को डीसी में बदलना चाहते हैं। यस देखो हमारे पास 3 हमने वोल्ट मीटर पड़े ना। एक तो हमारे पास बेसिक वोल्ट मीटर था जो डीसी को सिर्फ मेजर करता है, जिसमें वो नीडल मूव करता है। सेकेंड वोल्ट मीटर हमारे पास था जो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर में कोई एम्पलीफायर नहीं है। थर्ड केस हमारे पास आया था मिली वोल्ट मीटर, मींस देयर इज अ वोल्टेज इज स्मॉल देन यू नीड अ एम्पलीफायर। ये तीनों अलग अलग थे ना। पहले केस में आप डीसी मेजर कर रहे थे, दूसरे केस में हम आरएमएस मेजर कर रहे थे, तीसरे केस में हम उसी को एम्पलीफाई करके मेजर कर रहे हैं। तो जहां पे एम्पलीफिकेशन की नीड है, यानी व्हेन योर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज इज वेरी स्मॉल इन द रेंज ऑफ मिली और माइक्रो, देयर यू नीड अ एम्पलीफायर, अदरवाइज यू डोंट नीड अ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट कब है? जब वोल्टेज ही बहुत कम है। किसी सेंसर से आप वोल्टेज ले रहे हो तो सेंसर का वोल्टेज आपका माइक्रो या फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो और मे बी हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो में होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। सेंसर इज वेरी स्मॉल डिवाइस।
वो आपका वोल्टेज जनरेटर नहीं है कि वोल्टेज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, बहुत ही कम वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा विद सर्टेन वेरिएशन। दैट यू नीड टू एम्पलीफाई बिकॉज यू कैन नॉट मेजर दैट। वो आपके एरर के अंदर ही उस वोल्टेज की वैल्यू है, तो उसको आप क्या करोगे, यू वुड ट्राई टू इंक्रीज दैट यू नीड अ एम्पलीफायर, एंड व्हेन यू नीड अ एम्पलीफायर, दैट एम्पलीफायर विल हैव अ ट्रांजिस्टर इनसाइड दैट। उस ट्रांजिस्टर की एक पर्टिकुलर बाइसिंग होगी, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है वो, तो आप बाहर से उसे कोई वोल्टेज नहीं देना चाहते हो, यानी इनपुट वोल्टेज का कोई डीसी पार्ट उस एम्पलीफायर को ना मिले। सो वी ब्लॉक दैट यूजिंग अ कैपेसिटर। क्लियर? तो डीसी हमें नहीं देना Yes, है, sir. इनपुट का डीसी हमें एम्पलीफायर को नहीं देना है, अदरवाइज एम्पलीफायर विल वर्क इन अ डिफरेंट वे। आपने एम्पलीफायर जो बनाया उससे आपने सोचा कि चलो 100 के गेन का मैं बना रहा हूँ, और आपका और डीसी आपने एक इनपुट दे दिया और उसमें कोई डीसी कंपोनेंट है, वो डीसी कंपोनेंट आपके एम्पलीफायर में भी चला गया, एम्पलीफायर की बाइसिंग चेंज हो गई, बाइसिंग चेंज होने से उसका जो गेन आपने 100 रखा था वो हो गया 150, आपका आउटपुट बढ़ गया, और आप तो सोच रहे थे मेरा 100 ही है, आपने डिवाइड करके 100 से जब डिवाइड किया तो आपका इनपुट वोल्टेज सही से नहीं आया। तो ऑल द थिंग्स वी हैव टू मेंटेन, यानी एम्पलीफायर का जो मैंने डिजाइन बना रखा है, जो मैंने गेन वैल्यू डिसाइड कर रखी है वही होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जब मेरा आउटपुट आएगा तो उसे मैं तो डिवाइड करके चेक कर रहा हूँ ना कि इनपुट क्या है, बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ एम्पलीफायर, तो आई जस्ट डिवाइड बाय दैट नंबर, तो आई गेट द इनपुट वैल्यू। तो उस चीज में कोई Yes, गड़बड़ sir. नहीं, तो हमें डीसी को ब्लॉक करना है। तो डीसी को ब्लॉक कौन करेगा, या तो इंडक्टर करेगा या तो आपका कैपेसिटर करेगा। कैपेसिटर हर टाइम कर देता है, एट एनी टाइम इट विल ब्लॉक। इंडक्टर क्या करता है, व्हेन यू स्टार्ट द थिंग दैट टाइम इट इज ब्लॉक, आफ्टर लेटर अगर कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है तो इट विल पास। इंडक्टर में प्रॉब्लम है, इंडक्टर में अगर वेरिएशन नहीं हो रहा है आपके इनपुट सिग्नल में तो वो आपको पास कर देगा। स्टार्टिंग में इंस्टेंटेनियसली जब आपने स्विच ऑन किया तो ब्लॉक करेगा, बट देखिएगा अगर कोई वेरिएशन नहीं है, यानी देयर इज नो d5 by dt, देयर इज नो फील्ड वेरिएशन, तो इट विल पास दैट, तो वहां पे वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। इसलिए हम इंडक्टर यूज नहीं करते, हम कैपेसिटर यूज करते हैं। बट अगर आपका सिग्नल में वेरिएशन है तो यू कैन यूज इंडक्टर आल्सो। ओके, तो सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, कौन कैसे वर्क कर रहा है, छोटी छोटी चीजें हैं। कौन डूइंग मोर प्रॉब्लम्स, यू विल गेट मोर सॉल्यूशन एंड मोर इनसाइट इन द इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी चीज और है। सर एक हाँ बताओ, फिजिक्स वाले बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं मैंने देखा है, जो फिजिक्स वाले हैं ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं, बोलते ठीक है, मत समझने में बहुत मुश्किल होती है। यू वोंट फाइंड अ टीचर फ्रॉम द फिजिक्स बैकग्राउंड हु इज वेरी गुड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत मुश्किल से मिलेगा तुम्हें। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो कोशिश करोगे, जितना यूज करोगे, जितने प्रॉब्लम्स करोगे ना, उतना आपको क्लियर होता जाएगा चीज। हाँ बताओ, जल्दी से बताओ डाउट, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इस पार्ट को हमें खत्म करना है आज, चाहे 1 बज जाए। ठीक है, पूछो पूछो, जल्दी पूछो, क्या डाउट था? नहीं है डाउट, ओके। सो दिस पार्ट इज ऑलरेडी देयर विच यू हैव सीन अर्लियर, कि हमारे पास एक वाई एक्सेस का होता है प्लेट यहाँ पे और एक एक्स एक्सेस का प्लेट होता है, तो दोनों प्लेट हमारे पास यहाँ पे है, बट यहाँ पे एक और प्लेट भी एक्स्ट्रा है। तो एक्स का तो एक ही प्लेट है विच इज ट्रिगर, स्वीप एंड हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, तो वो हमने एक्स पे दे दिया, विच इज अ दिस काइंड ऑफ voltage which we provided the x-axis. Now you see there are two signals. अब दो सिग्नल्स आपके पास अगर मेरे को चेक करने हैं साइमल्टेनियसली, दोनों सिग्नल को, मैं आई वांट टू कंपेयर द टू सिग्नल्स, तो व्हाट आई कैन डू, और दोनों को मुझे yt पे ही देखना है, यानी y और टाइम के एक्सेस में ही देखना है, मुझे दोनों को xy में नहीं करना है। xy में करना होता तो मुझे एक ही सिग्नल से काम चल जाता है, इसको मैं x कर लेता, इसको y में कर लेता। इट इज ऑलरेडी देयर ऑन द x, इट इज ऑलरेडी देयर ऑन द y। But if I want to compare two signals which are different, हाँ बोलो। उसका फिर सिग्नल चला गया। सर आवाज सर एसी सोर्स। हाँ, एसी सोर्स आगे। आपका सिग्नल बहुत डिस्टर्ब होता है और आप आधी लाइन बोल करके आधी लाइन छोड़ देते हो, ना तो क्वेश्चन पता चलता है ना तो कुछ और पता चलता है।
what is the basic thing you are asking? So let us we will discuss the thing later on. क्लास के बाद डिस्कस कर लेना, अभी आप यहीं आ जाओ, यहाँ पे पढ़ लेते हैं. So there are two different signal we want to measure. तो हम एक तरीका क्या कर सकते हैं, we can have two different electron gun. आप दोनों सिग्नल को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हो, दोनों में कोई इंटरफेरेंस ना हो, कोई एक दूसरे से डिसाइड ना हो, दोनों ही बिल्कुल इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहे हैं. तो व्हाट यू कैन हैव टू गन्स. तो दिस इज अ डुअल बीम. आपके पास जो फर्स्ट सिग्नल ए है वो सिर्फ एक बीम को आपको एडजस्ट कर रहा है एंड डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन. तो देयर आर टू डिफरेंट वाई प्लेट, Y1 एंड Y2. एक पे आपका सिग्नल ए आ रहा है और दूसरे पे आपका सिग्नल सेकंड आ रहा है. तो देयर आर 3 प्लेट्स. अगर पिछले केस में देखोगे तो सिर्फ 2 ही प्लेट होते थे, एक आपका एक्स का होता था, एक वाई का होता था. तो इट गिव यू ओनली वन वेव ऑन द CRO. बट इफ यू हैव टू डिफरेंट, यू कैन चेंज द कलर एंड यू कैन हैव अ सिग्नल वेरिएशन. आप दो सिग्नल को चेक कर सकते हो. फॉर एग्जांपल दिस इज योर V1 and this is your V2. So simultaneously, if you want to check two different signal, you want to compare two different signal, how they are behaving and what are their frequencies or amplitude, then you can have a adjustment in your CRT with two beams. और दोनों बीम आपके इंडिपेंडेंट बिहेव करेंगे. एक आपका सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेट पे जा रहा है उसका कंट्रोल, और एक दूसरे का दूसरे प्लेट पे कंट्रोल. तो दोनों को आपने क्या किया, आप देखो पिछले केस में सिर्फ एक ही लाइन होती थी, प्री एम्पलीफायर या एटेन्यूएटर. देयर इज अ डिले लाइन आपको यहाँ पे सिर्फ इंडक्टर के फॉर्म में शो किया गया, बट कैपेसिटर भी उसमें अटैच्ड होता है. एंड देन देयर इज अ वर्टिकल एम्पलीफायर. एक और हमारे पास सिग्नल है तो उसके लिए अलग से बीम है. और देयर इज अ एम्पलीफायर मींस प्री एम्पलीफायर एंड एटेन्यूएटर. यू कैन इंक्रीज और यू कैन डिक्रीज द सिग्नल size as per your choice. And then there is a delay line, and then there is a main amplifier at the before going to the plate. तो आपके पास दोनों सिग्नल को साइमल्टेनियसली, और दोनों का बिहेवियर होगा ना, दोनों के लिए जो टाइम सिग्नल होगा यानी टाइम एक्सेस होगा, वो यही यूज करेगा, कॉमन यूज करेगा. वो कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है. अब क्या होता है कि आप दोनों सिग्नल साइमल्टेनियसली नहीं आ रहे हैं. अब क्या करोगे आप, what you can do that you can have a switch. क्योंकि दोनों को आप एक साथ भेजोगे तो there is a problem, क्योंकि दोनों को तो वो लाइन जो आपका है ना, जो बीम लाइन है, बीम लाइन इज सेम पर्टिकुलर. ये वाली बीम लाइन है आपकी जो हिट कर रही है यहाँ पे, वो इस प्लेट से भी पास होगी और इस प्लेट से भी पास होगी. और दोनों पे अगर आपने सिग्नल दे दिया तो द बीम विल कंफ्यूज कि मुझे अपलिफ्ट होना है या डाउन होना है या किस फ्रीक्वेंसी से वेरी कर रहा है. दैट विल बी अ प्रॉब्लम. हम जब इसको ऑन रखेंगे तो इसको ऑफ रखना है, जब इसको ऑन रखेंगे तो इसको ऑफ रखना है. दिस वी हैव टू डू बाय द स्विच, एंड दैट स्विच इज वेरी फास्ट. आपका अगर Y1 प्लेट पूरा एक कंप्लीट बीम आपको ड्रॉ करके दे देगा, और फिर विद इन नो टाइम दूसरा बीम को मुझे प्लॉट करना है, यानी सेकंड बीम को या V2 को प्लॉट करना है, तो स्विच विल शिफ्ट एंड इट विल डू द प्लॉटिंग ऑफ दिस. बट दोनों आपको साइमल्टेनियसली व्यू होंगे, लेकिन दे आर नॉट प्लॉटेड साइमल्टेनियसली, दे आर प्लॉटेड वन बाय वन, बट दे आर डन इन सच अ फास्ट वे दैट यू सी दैट दे अपीयर साइमल्टेनियसली. क्योंकि जो आपका बेसिक लाइन है वो लाइन तो उसी दोनों प्लेट्स के बीच से ही क्रॉस होगा ना, और दोनों पे अगर सिग्नल आपने ऑन कर दिया तो आपको एक अच्छा पिक्चर नहीं मिलेगा. यू विल द बीम इज गोइंग टू कंफ्यूज. जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए तो आपको या तो इस बीम से वो डिफ्लेक्ट हो या तो इस बीम से डिफ्लेक्ट हो, और दोनों से अगर होने लग जाए तो दैट इज नॉट अ साइन वेव. इफ यू आर गिविंग अ साइन वेव यू वोंट सी अ साइन वेव. So deflection will not be as which you have designed for the CRT. So that is why we use the switch. अब स्विच यहाँ पे एक एक्सटर्नल ट्रिगर भी बना रखा है, एक लाइन ट्रिगर भी बना रखा है. लाइन ट्रिगर इज नॉर्मली द इनपुट 50 हर्ट्ज जो होता है ना, वो वाली सिग्नल को कहते हैं हम लाइन. और इस एक्सटर्नल ट्रिगर में हम हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को अप्लाई कर सकते हैं. बट वी डोंट हार्डली वी यूज दिस वन. वी यूज दिस वन 50 हर्ट्ज का. ये 50 हर्ट्ज में भी बहुत है, आपकी आंखों को नजर नहीं आएगा. अगर 50 हर्ट्ज का सिग्नल मैं आपको सामने दिखा दूं, यानी 1 सेकंड में यू आर डूइंग 50 टाइम ऑसिलेशन, तो आपके लिए यू कैन नॉट जज कि पहला ये ऑसिलेशन है, दूसरा ये, तीसरा, सबको आपको साइमल्टेनियसली नजर आएगा. बिकॉज योर आई का जो क्या उसको क्या कहते हैं, परसिस्टिंग पावर है, वो करीबन कितना है, आई हमारा कितने देर तक एक इमेज को कैप्चर करके रखता है. यू हैव दिस नंबर, आई थिंक अराउंड 3 to 4 seconds. इफ यू सी समथिंग, you close your eyes और that is there for 2-3 seconds. उससे पहले वो diminish नहीं होता है, means you don't forget that. आपके brain में जो memory है
वो 2-3 सेकंड तक आपके किसी भी इमेज को इट कैन रिमेम्बर दैट. एंड इफ आई within that frame, within that particular time, if I put something else, तो आप उसको ओवरलैप कर देगा. हमारे ब्रेन में वो चलेगा कि दोनों ओवरलैप है. तो इट इज गोइंग इन अ वेरी फास्ट वे. तो हमें उस चीज पे उतना जाना नहीं है. हमें दिखेगा दोनों हमारे पास साइमल्टेनियसली अपीयर हो रहे हैं, बट एट द बैक दे आर डूइंग वन बाय वन. ठीक है, ये ध्यान रखना. तो ये स्विच क्या है, ये वाला जो आपको एरो दिख रहा है ना, दिस एरो जस्ट फ्लिप बिटवीन ए एंड बी. इट गोज ऑन फ्लिपिंग बिटवीन ए एंड बी. आपने इसको कितने टाइम करना है वो आप यहाँ से प्रोवाइड करोगे कि आप कैसे करना चाहते हो. तो आप उसे 50 टाइम्स करना चाहते हो, 100 टाइम्स करना चाहते हो, 1 सेकंड में आप किलो टाइम्स यानी 100 किलो यानी मैं सॉरी 100 किलो 1000 टाइम्स वेरिएशन देना है 1 किलो. तो यू कैन डू दैट. दैट फ्लिपिंग विल बी डन वेरी फास्ट. यानी हो क्या रहा है कि एक बार या तो y1 प्लॉट हो रहा है या तो एक बार y2. दोनों साइमल्टेनियसली प्लॉट नहीं हो रहे हैं, बट दे विल अपीयर साइमल्टेनियसली. They will appear simultaneously because they are being plotted very fast. ठीक है, तो ये तो एक आपका हो गया ब्लॉक डायग्राम डुअल बीम का. You need 2 different beam and there is one trace only. trace आपका सिंगल है. जो आउटपुट है ना, आउटपुट स्क्रीन है वो सिंगल है, उसी पे प्लॉट हो रहा है. Now we come to the, यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है जो आपके पैराग्राफ में. All the things are mentioned, what is happening, and now we come to the dual trace. डुअल ट्रेस पे आ जाते हैं. डुअल ट्रेस में क्या हमारे पास, यू जस्ट लुक एट दिस वन, सिमिलर काइंड ऑफ सर्किट, देयर इज नो बिग डिफरेंस, मोर और लेस एक जैसा ही है. यू हैव, अब यहाँ पे आपके पास ट्रेस सिर्फ एक ही है. ठीक है, और आपके पास चैनल डिफरेंट 2 हैं बट बीम भी एक ही है. लेट मी मेक द डिफरेंस समवेयर हियर. एक बार मैं जरा इस पे आ जाऊं, ब्लॉक डायग्राम पे बाद में आते हैं, ये वाला पॉइंट पे आ जाते हैं. देखो जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डुअल बीम एंड डुअल ट्रेस. डुअल बीम यूज 2 इलेक्ट्रॉन बीम्स एंड देयर इज अ 2 वर्टिकल एम्पलीफायर प्लेट आर यूज्ड, जो हमने ऊपर ब्लॉक डायग्राम में देख लिया. डुअल ट्रेस में वी ओनली हैव 1 इलेक्ट्रॉन बीम एंड 1 वर्टिकल एम्पलीफायर are used to generate a signal. अब हम ऊपर आते हैं. दोनों में आपको दिखने में कि मैंने ये लाइन इसलिए आपको ये लाइन दिखाई नीचे क्योंकि वहां पे भी मैंने चैनल ए लिखा था, चैनल बी लिखा था, बट चैनल ए एंड चैनल बी दे आर यूजिंग द सेम. पिछले में मैंने क्या बोला था, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन गन्स वी आर यूजिंग. जब भी डुअल बीम वर्ड आ रहा है तो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन गन्स. व्हेन वी आर सेइंग कि आपके पास जब डुअल ट्रेस होगा तो देयर विल बी ओनली सिंगल गन. इलेक्ट्रॉन गन वही होगा जो आप यूज कर रहे हो दोनों बीम के लिए. दोनों पर्टिकुलर आप जो भी वाई एक्सेस है ना आपके 2 डिफरेंट है, तो दोनों के लिए आप सेम यूज कर रहे हो. बट क्या होगा, आपके पास सर्किट में वेरिएशन होगा. सिर्फ आपका सर्किट वेरिएशन होगा. यहाँ पे भी आपने एक स्विच यहाँ पे अटैच करना है. ये स्विच आपका सिर्फ क्या कर रहा है, अगेन इट इज डूइंग द सेम थिंग जो पिछले केस में था. आपके दोनों केसेस को इट कैन चेक. दोनों केसेस को आपके पास यहाँ पे एक एरो बना हुआ है. इट कैन मेक द डिफरेंस कि आप चैनल ए को देखना चाहते हो ट्रेस पे या चैनल बी को देखना. इलेक्ट्रॉन गन एक ही यूज होगा और पिछले केस में इलेक्ट्रॉन गन 2 थे. ये ध्यान रखना, दोनों गन डिफरेंट है बट स्क्रीन आपका सेम है. तो दोनों को उसी लाइन पे आना है. किसी तरीके से आप फोकस करके या जो भी करके आप उसी सेम लाइन पे आना चाहते हो. यहाँ पे भी वही है. यहाँ पे आपने क्या किया, गन को ही रिमूव कर दिया और सिंगल गन आपने अटैच कर दिया. अब सिंगल गन में भी सेम ही होगा. लाइन आपकी गन की जो इलेक्ट्रॉन गन होगा वो एक लाइन फॉलो करेगा और आपके पास 2 डिफरेंट आपके पास वाई एक्सेस के सिग्नल होंगे और दोनों को आपको व्यू करना है. तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू इन अ स्विचिंग वे. आप एक साथ तो नहीं कर सकते हो. एक साथ करो तो गन दिस विल गोइंग टू डिस्टर्ब. अच्छा, पिछले केस में एक चीज हम कर सकते हैं, आई शुड हैव सेड कि ये जो है ना, अगर आप 2 गन यूज कर रहे हो, इफ यू आर हैविंग अ 2 डिफरेंट गन, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन अप्लाई दीज 2 साइमल्टेनियसली. मैंने शायद डिफरेंस में लिखा है या नहीं लिखना है, अभी चेक कर लूंगा. अगर नहीं लिखा हो तो आई विल ऐड दैट. If you have 2 different beams, then there is a possibility that you can use simultaneously. You can apply y1 and y2. This is a possibility क्योंकि आपके बीम ही लाइन अलग है. दोनों का फोकस पॉइंट सेम है बट दोनों बीम अपने डिफरेंट डायरेक्शन में फॉलो कर. तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी. फोकस पॉइंट वही है, means some kind of like this one. They are appearing at this point and this is also appearing at this point.
सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप दोनों के लिए वाई प्लेट का यूज डिफरेंट कर सकते हो, दोनों को साइमल्टेनियसली आप सिग्नल भी दे सकते हो, बिकॉज दिस बीम इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट बाय दिस वन एंड दिस बीम इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट बाय दिस वन। तो दोनों प्लेट अलग हैं और दोनों बीम भी अलग है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। बट व्हेन यू गो फॉर सिंगल बीम दैट इज डुअल ट्रेस, जब आपके पास बीम ही एक है, देन यू कैन नॉट डू दैट। तो देन यू रिक्वायर कि आपका बीम लाइन एक है तो आपको स्विचिंग डिवाइस यूज करना। पिछले में भी हमने स्विचिंग डिवाइस यूज किया था, इसमें भी हम स्विचिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं। वो स्विचिंग उसी तरीके से वर्क करेगा जैसे पहले हमारा वर्क कर रहा था। इट कैन फ्लिप बिटवीन दीज टू एंड इट इज कनेक्टेड टू द हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। यहाँ पे भी वो कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड टू द हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है हमारे पास, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो एक्स वाई मोड भी हमारे पास ऑप्शन। पिछले केस में एक्स वाई मोड का ऑप्शन नहीं था। एक्स वाई मोड क्यों नहीं था? क्योंकि दोनों जो बीम थे दोनों आपके वाई एक्सिस पे ही जा रहे हैं, आप उसे एक्स एक्सिस पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास कि in these two you can make x and y, there is a possibility. How this will come? ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पे एक सिग्नल लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर यानी ये वाला एक्स एक्सिस का प्लेट है, ये आपका वाई एक्सिस का प्लेट है। इसको आपने क्या किया, आप इस स्विच को अगर इससे कनेक्ट कर देते हो तो वाई और इसको या तो इससे कनेक्ट कर लो या तो इससे कनेक्ट करो, देयर इज अ ऑप्शन। आप जब एक्स वाई करोगे तो या तो इससे कनेक्ट हो जाएगा और या तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो दिस सिग्नल will go to the x-axis and this signal is going to the y-axis. So you can make the xy mode in this particular case. तो normally हम single trace और single dual trace और single beam में we can have the option of xy, जो हमने उसमें भी किया था, जो आपने एक practical किया होगा, that is phase plotting of means phase analysis or phase measurement of two given signals। तो दोनों सिग्नल को हमने कैसे यूज किया, या तो हमने सिमुलेटर पे किया है, बट सीआरओ में हमारे पास मैक्सिमम जो सीआरओ होता है वो डुअल ट्रेस वाले होते हैं। वी डोंट हैव द डुअल बीम सीआरओ। डुअल बीम थोड़ा और हैवी होता है बिकॉज यू हैव टू इलेक्ट्रॉन गन्स। तो हमारे लैब में मैक्सिमम डुअल ट्रेस वाले ही होते हैं जिसमें कि सिंगल गन होता है बट दो बीम की पॉसिबिलिटी होती है। यू कैन कंपेयर देम बट बाय स्विचिंग देम यू कैन नॉट डू साइमल्टेनियसली। आपको डुअल ट्रेस में स्विचिंग करनी पड़ेगी वन बाय वन, बट डुअल बीम में देयर इज ऑप्शन कि आप साइमल्टेनियसली भी दे सकते हो बिकॉज बीम इज हैविंग अ डिफरेंट डायरेक्शन, बट वो फोकस पॉइंट सेम है, बट वो जो अपना ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है वो डिफरेंट कर रहा है। तो यू कैन do them simultaneously. Other things are also there. A और B की प्लॉटिंग भी आपके पास। ट्रिगर सर्किट को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो A से या B से, क्योंकि ट्रिगर सर्किट को हम कई बार सिग्नल से ही स्टार्ट करते हैं कि कब हमारा सिग्नल आ रहा है उसी टाइम पे हमारा स्वीप सर्किट भी जनरेट हो। वी कैन डू दैट सिग्नल selection A and B and then it goes to the sweep circuit and then it goes to the horizontal direction। तो दोनों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ब्लॉक डायग्राम आ जाता है तो स्विचिंग वाला जो एरिया है वही आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा तो आपका मोर लेस कॉमन है। तो एक बार जरा डिफरेंस पे हम चले जाते हैं फटाफट। जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन इज सेम थिंग व्हिच आई हैव सेड, इट इज रिटन देयर एंड जस्ट गो टू दिस वन। एक बार जरा डिफरेंस देख लेते हैं। देयर इज इन डुअल ट्रेस वी हैव वन गन एंड वी हैव one vertical amplifier and we just get the two different traces। ऊपर आप ब्लॉक डायग्राम देखो, there is only one y-axis amplifier। यहाँ पे क्या है, we have two different electron gun and we have two different vertical amplifier। दोनों के लिए हमारे पास जो सिग्नल थे ना, दोनों दो प्लेट बने हुए थे ना उस गन में। आपको अगर ऊपर मैं दिखा देता हूँ एक बार, this one there are two different amplifier are there। दोनों के लिए आपके पास प्लेट्स के लिए अलग अलग प्लेट का अरेंजमेंट था। Okay, let us back to the difference। Two signals are not displayed simultaneously। This is what I have said। अगर आपका single beam है तो you cannot display them simultaneously। You have to do one by one। Switching is there and that has been appear to be a simultaneously because it is done in very fast mode। Two signals are displayed simultaneously। This is but ये appear होता है हमारे लिए, होता नहीं है बट अपीयर होता है। इसमें दोनों को हम साइमल्टेनियसली, वी कैन अप्लाई द सिग्नल साइमल्टेनियसली, वी कैन सी द सिग्नल साइमल्टेनियसली। दैट इज अ पॉसिबिलिटी इन दिस वन डुअल बीम। सिंगल बीम इज यूज्ड टू शेयर between two signals, hence difficult to switch quickly between the traces। This is a problem for this one, this is something like a disadvantage। and two beams are used so it is easy to switch between the traces। आप traces दोनों में, मतलब आपको A देखना है या B देखना है, you can easily do that। Two signals have different frequencies
हो सकता है, and two signals must have same frequency and must be integer multiple of each case. This is means how what they are saying means if you're somehow अगर आपके पास मान लो पहले केस में आते हैं डुअल ट्रेस है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, यू कैन प्लॉट देम, बट जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपके कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस के टाइम से रिलेटेड है, जो टाइम वाला है ना फ्रेम, यानी आपका जो स्वीप सर्किट है उससे रिलेटेड है। स्वीप सर्किट में क्या प्रॉब्लम होगा कि आप नॉर्मली क्या चाहते हो कि स्वीप सर्किट का जो वेरिएशन हो आपके सिग्नल के अरेंजमेंट के साथ हो। लास्ट टाइम मैंने शो किया होगा आपको कि 1 सिग्नल देखना है तो कितना टाइम पीरियड रखना है, 2 सिग्नल देखना है तो कितना टाइम पीरियड रखना है, सो दैट इज वेरी कंपेरेबल एंड नॉर्मली द स्वीप सर्किट स्टार्ट्स विद द सिग्नल ओनली। तो उसका जो ट्रिगरिंग होता है हम सिग्नल के साथ ही करते हैं। जैसे ही आप सिग्नल अप्लाई करते हो आप ट्रिगर सर्किट इंटरनली कर देते हो, तो वो ट्रिगर सर्किट आपका स्वीप जनरेटर को स्टार्ट करता है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मोर लेस कॉमन होती है, दे आर कंपेरेबल, यानी एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में जो फ्रीक्वेंसी है दे आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईच अदर, यानी 1 टाइम हो सकता है, 1 to 2 टाइम्स। आप जब टाइम पर डिवीजन चेंज करते हो तो 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम यू गो ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट इज अप टू योर सिलेक्शन। बट डुअल बीम में व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट टू सिग्नल मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी। अगर आपको दोनों को देखना है साइमल्टेनियस, क्योंकि आप डुअल बीम में क्या करोगे, अगर आप ट्रिगर सर्किट को चाहोगे कि इट शुड स्टार्ट विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, उसको मैंने एक अलग, अगर ऊपर एक बार चलते हैं यहाँ पे, लेट अस गो टू द ब्लॉक डायग्राम। इफ आई स्टार्ट विद द लाइन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज टू सिग्नल इज वेरी डिफरेंट, तो आपको एक सिग्नल तो दिख जाएगा जो इसके कंपेरेबल होगा, जो भी इसके फ्रीक्वेंसी के आसपास की वैल्यू के, जैसे भी आप देखना चाहते हो, एक्सटर्नली भी आप डाल सकते हो ट्रिगर या इंटरनली भी डाल सकते हो लाइन से या सिग्नल के अक्रॉस भी, जैसे ये वाला कनेक्शन है सिग्नल के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ए के साथ स्टार्ट करो या बी के। अगर फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा वेरिएशन है दोनों के, तो दोनों सिग्नल आपको एक साथ अपीयर नहीं होंगे, बिकॉज स्वीप सर्किट इज रनिंग एज पर योर इनपुट सिग्नल। आपका स्वीप सर्किट क्या कर रहा है, इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग रन कर रहा है, क्योंकि जब आप कनेक्शन बी या ए से करते हो तो स्वीप सर्किट का जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज डिसाइडेड बाय दीज टू। ए से करोगे तो ए से डिसाइड होगा, बी से करोगे तो बी से होगा। मींस इफ यू डू सडन चेंजेस कि आप सडनली ए को देखना चाहो फिर अचानक से सोचो कि मैं बी को चेक करता हूँ, तो बी की अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो यू वोंट सी द सिग्नल, आपको फिर टाइम पर डिवीजन को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर साइमल्टेनियसली दोनों सिग्नल को देखना चाहते हो तो यू शुड हैव द कंपैरिजन कि दोनों सिग्नल का फ्रीक्वेंसी मोर और लेस कंपेरेबल होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी वेरी मच अवे। फॉर एग्जांपल आपका ये 1 पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड दिख रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा है तो ये 2 सिग्नल दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल इसका एक पूरा दिख रहा है और इसका दिख ही नहीं रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत यानी टाइम पीरियड बहुत ही बड़ा है, तो यू डोंट सी द वेव, आपको वेव 1 दिखेगा ही नहीं, आपको आधा दिखेगा या 1/4 दिखेगा, उससे कम दिखेगा। मतलब एक्चुअली ये सारी चीजें जब सामने सीआरओ होगा ना तो दैट विल बी मोर इजी टू जज द थिंग्स। नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है। हमारे पास टाइम पर डिवीजन का भी ओनली है 1 एक्सिस, वोल्ट पर डिवीजन के पास हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं। तो दोनों के फ्रीक्वेंसी जब तक कंपेरेबल नहीं होंगे, आपका सिग्नल दोनों एक साथ जब साइमल्टेनियसली इफ यू वांट टू सी दे डोंट अपीयर इन अ सिमिलर फैशन। एक आपको बहुत दूर का दिखेगा, एक आपको बहुत पास दिखेगा, तो आपको सिलेक्शन ऐसा करना है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी कंपेरेबल हो। अगर अब सीआरओ कहाँ से मिलाऊं या सीआरओ कैसे दिखाऊं, लेट अस सी दिस एग्जांपल वी विल सी ऑन द मल्टीसिम, और वो जो हमारा टीना वाला सॉफ्टवेयर है उस पे एक बार मैं शो करके दिखाऊंगा। इफ वी हैव 2 सिग्नल्स एंड दे आर वेरी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, बट हमारे पास टीना में ये ऑप्शन है कि डुअल बीम और डुअल ट्रेस का ऑप्शन नहीं है, वी ओनली हैव द सीआरओ एंड दैट विल वर्क परफेक्टली फॉर एनी काइंड ऑफ सिग्नल। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, बट इससे आपको बियर करना ही पड़ेगा ये किसी तरीके से। वी कैन नॉट शो द डिफरेंस कि क्या डिफरेंस हो रहा है। नाउ एक बार जरा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। cannot operate at fast speed, वो प्रॉब्लम ऊपर मेंशन कर रखा है हमने। cannot operate at fast speed because two different separate fast transient signal cannot be done। ये जो मैंने ऊपर वाली लाइन लिखी उसी का एलैबोरेशन है। it can be operated in a fast speed, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप फटाफट सिग्नल को ए को देखना है, ए को देख लो, बी को देखना है, क्योंकि दोनों अपीयर हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो देयर इज नो डिफरेंस। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब ए पे जाएगा तो ए का डिले हो गया, फिर उसके बाद उसका स्वीप सर्किट है उसका सिग्नल चेंज होगा, तो देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि दे आर इंटर रिलेटेड बिकॉज यू आर यूजिंग ओनली अ सिंगल बीम।
The cost is low because you have a single beam. जो इलेक्ट्रॉन गन का कॉस्ट है, एक ही गन का कॉस्ट है, यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है बिकॉज आपके 2 इलेक्ट्रॉन गन यूज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली द कॉस्ट विल बी मोर एंड द इंस्ट्रूमेंट इज हैवी आल्सो. The size and weight is less and the size and weight are more. So these are the small comparison between dual trace and dual beam. लैब में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ dual trace होता है. We don't have dual beam. Dual beam हमारे पास लैब में नहीं होता है. It is difficult. बस 2 different beam वाले, it is costly and it is not available in the lab. तो एक बार हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि 2 सिग्नल अगर हमारे पास मतलब डुअल बीम वाला मुझे ढूंढना पड़ेगा, वो क्या बोलते हैं वर्चुअल लैब, वेयर वी हैव 2 डिफरेंट बीम्स और आई हैव टू मेक द सिमुलेशन, देन ओनली यू कैन एबल टू सी द डिफरेंस. ठीक है, तो एक बार जरा हम नीचे आ जाते हैं फटाफट. जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज DSO. दिस आर इन लैब. यही सेम आपको लैब में मिल जाएगा. और अब CRO रिडंडेंट हो चुके हैं, हार्डली दे आर इन यूज. हमारे कॉलेज में तो सारे ही खराब हो गए, एक आधा है जिसका एक चैनल चलता है, दूसरा चैनल चलता भी नहीं है. तो these are like old fashion oscilloscope. These are new fashion and very light, easy to handle and very small. इसका जो ये वाला साइज है ना, ये डायमेंशन, ये हार्डली होता है रफली अराउंड 10 सेंटीमीटर यू कैन से. जो विड्थ है, यानी सामने आपका एक जो इंटरफेस है, ये तो आपका इंटरफेस भी आपका करीबन ये मान के चलो 1 फुट यानी 30 सेंटीमीटर का होगा. और ये आपका साइज भी रफली 10 तो नहीं बट मे बी 15 सेंटीमीटर, हाफ हो सकता है. दिस इज द साइज एंड विड्थ इज हार्डली 10 सेंटीमीटर बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रॉन गन. यहाँ पे प्लाज्मा या LCD डिस्प्ले या LED डिस्प्ले, तो यू डोंट नीड अ इलेक्ट्रॉन गन. जो सारा जो वेट होता है ना CRO का, इलेक्ट्रॉन गन में होता है. CRO हमारे पास जो विड्थ होती है CRO का, ये होता है अराउंड 1.5 यानी 45 सेंटीमीटर के अराउंड. बाकी आगे का तो इंटरफेस मोरलेस इससे भी बड़ा होता है. मतलब ये 30 मैंने लिखा तो ये भी थोड़ा सा बड़ा, ये भी थोड़ा सा बड़ा, तो यू कैन इमेजिन द डिफरेंस. ये कहाँ 10 सेंटीमीटर में सारा काम हो गया, ये कहाँ 45 सेंटीमीटर इसको साइज चाहिए. तो दे वेरी वेरी हैवी. तो अब मैक्सिमम लैब में हमारे खत्म हो चुके हैं. दिस इज सो सिंपल, छोटा सा है बिल्कुल. आपको इसका वेट में बताऊं तो रफली लेस देन अ kg. अगर लिफ्ट करोगे तो इट इज हैविंग ओनली चिप्स. आपके पास कोई सर्किट बोर्ड होगा, कोई छोटी सी स्क्रीन है, तो दैट इज हार्डली ऑफ अ kg, उससे ज्यादा हैवी नहीं. नाउ व्हाट इट हैव, सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम. अब इसके अंदर क्या लगा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है. डिस्प्ले वाले पार्ट पे तो हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे कि यहाँ का डिस्प्ले कैसा होता है. CRO में हमने डिस्प्ले पे डिस्कस किया कि वी नीड इलेक्ट्रॉन गन, वी नीड अ फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स, 2-3 फोकसिंग या एक्सेलरेटिंग या डी एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं. देन वी हैव द प्लेट्स व्हिच एक्चुअली एम्पलीफाई और डी एम्पलीफाई. हियर वी डोंट हैव द सच काइंड ऑफ थिंग. यहाँ पे थोड़ा सा काम डिफरेंट वे में होता है, डिजिटल वे में होता है. हाउ दिस इज हैपनिंग, दिस इज अ प्रोब व्हिच इज दिस वन. दिस इज कॉल्ड अ प्रोब, जिसको हम BNC केबल कहते हैं. BNC का फुल फॉर्म ढूंढना क्या होता है, गूगल पे डालना व्हाट इज BNC and you will find the BNC cable. Actually BN are the name of the person who has developed this cable. I will show you the exact picture of BNC also. बट ये आप अगर आपने वो देखा होगा, आपके घर में केबल TV सभी के पास लगा ही रहता है, सेट टॉप बॉक्स. सेट टॉप बॉक्स में जो इनपुट पॉइंट आप लगाते हो दैट इज अ BNC. उसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं. आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसको ओपन करके देखना, यू विल फाइंड 3 डिफरेंट कनेक्शंस. एक तो सेंटर में एक पिन होगा, बिल्कुल शार्प पिन होगा, दैट इज द मेन सेंट्रल पिन. एंड बाउंड्री में उसके पास 2 बाउंड्री होती है, एक ग्राउंड बाउंड्री होती है और एक नेगेटिव बाउंड्री होती है. मींस पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ग्राउंड. देयर आर 3 डिफरेंट टर्मिनल्स. हैव यू सीन दैट नॉब देखा है आपने कभी कनेक्ट करके खुद से? कभी प्रॉब्लम होता है? एक बस मिडल में होता है और साइड पे बहुत पतली पतली सी फाइन सिल्वर वायर्स होती हैं बस. हाँ, और फिर पूरा ऊपर एक से वाइट कलर का बाउंड्री भी होती है एक थोड़ी थोड़ी, और देन उस पे ब्लैक कवरिंग. हाँ, अगर वायर को कट करोगे ना तो वायर में 3 पार्ट आपको दिखेंगे. कभी अगर वायर को कट करने का मौका मिले, ऐसे तो टीवी बंद हो जाएगा वायर को कट करोगे. वायर को कट करने पे देयर विल बी 3. एक तो सेंट्रल वायर होगी जो नॉर्मली कॉपर की होती है.
और उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर होगा, फिर एक दोबारा एक वायर होगी, एंड दैट वायर इज नॉट अ सिंगल वायर, इट इज लाइक अ शील्डिंग वायर, एंड देन Yes, देयर sir. अगेन अ कवर, एंड देन उस कवर के ऊपर भी फिर एक और वायर होगी। तो 3 डिफरेंट लेयर्स आर देयर। नॉर्मली हम इसके 2 ही कनेक्शन यूज करते हैं, तीसरा हम यूज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, सेंटर वायर और बाकी जो दोनों शील्डिंग होती हैं उनको हम कनेक्ट कर देते हैं आपस में, so they become a ground या नेगेटिव टर्मिनल. But ideally we should use 3 different things: positive, negative and grounding. Grounding important होना चाहिए अगर आपको एरर से मतलब है तो। अगर आपको सिर्फ क्रूड एक्सपेरिमेंट करना है, सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी मेजर करना है, तो देन यू डोंट नीड अ ग्राउंड लाइन. But if you are checking a very feeble experiment, means they have a feeble signal, बहुत ही कम सिग्नल है, then the noise is very high. Noise means not the sound noise, the voltage noise, the random motion of electron that produce a noise, that produce a voltage. डीसी वोल्टेज जो प्रोड्यूस करते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, so that noise is there and और सिग्नल भी आपका नॉइस के आसपास का है, then you require a grounding, proper grounding. तो हमारे पास है क्या इसमें, हमारे पास इम्पोर्टेंट जो वे है कि ये डिस्प्ले आ कैसे रहे. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. देयर इज अ एम्पलीफायर एंड एटेन्यूएटर. ये तो हमेशा रहेगा कि आपका सिग्नल अगर वीक है तो उसको एम्पलीफाई करो, और स्ट्रांग है तो उसको एटेन्यूएट करो. अगर आप 100 वोल्ट का सिग्नल है तो यू डोंट वांट टू गिव डायरेक्टली टू द सीआरओ, फर्स्ट यू हैव टू डिक्रीज दैट. और जिस ऑर्डर से आप डिक्रीज करोगे उसकी रिमेम्बरेंस आपको होनी चाहिए कि मैंने 10 टाइम्स उसको डिक्रीज किया या 20 टाइम्स किया, 50 टाइम्स किया, एंड देन यू आर ट्राइंग टू मेजर एंड देन यू मल्टीप्लाई दैट. तो आपको जब भी एम्पलीफाई या एटेन्यूएट करते हो, एटेन्यूएट मींस कटिंग, एटेन्यूएट मींस गेटिंग द डिक्रीजिंग इन दैट, मींस एटेन्यूएशन मींस आपको कट करना होता है, एक तरीके से सिग्नल को कट कर दो, एक्स्ट्रा को हटा दो, बाकी जितना पास करना उतना पास करो. दिस इज एटेन्यूएशन. एंड एम्पलीफायर मींस यू हैव टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल. तो देयर इज अ प्रोब एंड देयर इज दैट प्रोब से सिग्नल जो भी आ रहा है उसको जज करेगा. अगर वो वैल्यू इससे कम है किसी परमिसिबल वैल्यू से तो उसको एम्पलीफाई करेगा, और परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा है तो उसको एटेन्यूएट करेगा. Then it gives that signal to a ADC. What is ADC? Analog to digital converter. तो अब कोई बीम नहीं है, बीम है ही नहीं. देयर इज नो डिस्प्ले प्लेट आर देयर कि जिसपे हमें सिग्नल को अप्लाई करना है. नो, वी जस्ट टेक द सिग्नल एंड वी कन्वर्ट दैट इनटू दैट सिग्नल इनटू अ डिजिटाइज्ड फॉर्म. हम उसको 0-1 के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे मेमोरी में डाल देते हैं. तो टाइम के साथ व्हाट यू विल सी कि आपके पास अगर टेबल चेक करते हो तो टेबल में क्या दिखेगा, 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड. सिग्नल विल बी 00001, 1001, 0110. तो इस तरीके से रिकॉर्डिंग होती जाएगी. टाइम आपका जैसे जैसे चेंज हो रहा है, आपने जो भी टाइम स्केल रखा है, आपने टाइम कुछ रखा होगा मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, वॉट एवर, तो विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम period it will convert that signal into a digital signal, यानी 0-1 के फॉर्म में सेव करता रहेगा, and it will be saved in the memory. If you want to take the reading on the pen drive you can take that also, there is an option. ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, this is a pen drive connection, so you can save that data on the pen drive also. Then to work on this, ये कितना टाइम, मतलब ये कैसे सिग्नल को किस फॉर्म में डिजिटाइज करे. मुझे 2 बिट के चाहिए सिग्नल्स, या 4 बिट के होने चाहिए, या 16 बिट के होने चाहिए, 32 कितने बिट के होने चाहिए. ऑल द थिंग्स आर डिसाइडेड एंड हाउ मेनी मींस व्हाट इज द टाइम पीरियड where you have to measure, or where we have to convert the signal. That time period this DSO is deciding, that is decided by the control logic, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तरीके से इसका मेन इंपॉर्टेंट, जैसे सीपीयू होता है ना कंप्यूटर का, एवरीथिंग इज डन बाय दैट. उसका अपना स्पीड है, उसकी अपनी लॉजिकल थिंकिंग है, उसके अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन के सर्किट्स बने हुए हैं, तो एवरीथिंग इज देयर. तो देयर इज अ लॉजिकल कंट्रोल व्हिच इज कंट्रोलिंग दीज 2 पैरामीटर्स. कब हमें कन्वर्ट करना है, कितने रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करना है, एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज ये डिसाइड कर रहा है. और मेमोरी में हमें आपको स्टोर करना है तो मेमोरी को भी एक्टिवेट करना है, वो भी ये डिसाइड कर रहा है. इसको ऑन करने के लिए हमने अलग से इंटरनल क्लॉक लगा रखा है. इसके अपनी फंक्शन के लिए एक आपके पास स्क्वायर वेव की सिग्नल इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज आल्सो बीन गिवन टू यू. मींस इसको आप स्टार्ट भी है कब, वो आपने वो सिग्नल से डिसाइड कर लिया. जब मैंने सिग्नल आपको दिया तभी इसको स्टार्ट करना है, तो देयर इज अ
सिग्नल के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो और एक्सटर्नल ट्रिगर से भी स्टार्ट कर सकते हो. इफ यू डोंट हैव अ सिग्नल, स्टिल यू वांट टू do something on the oscilloscope, you want to see something what is there. If even if you don't apply the signal, then these two things has to start, something has to display. So this can be displayed externally or when the signal is coming then also. And this is allowing, it is decided by you कि भाई आप सिग्नल के अकॉर्डिंग अलाउ करना चाहते हो इसको स्टार्ट होना या इसके. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप चाहो तो और गेट लगा दो, ये होगा तब भी ये वर्क करेगा, ये होगा तब भी वर्क करेगा. तो दैट इज और गेट विल वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक विच वी हैव ड्रॉन. या कोई और भी सर्किट वर्क कर सकता है कि कब आपको स्टार्ट करना है. एंड दैट विल, अब आपको अब क्या है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट, दिस पार्ट इज इररिलेवेंट. अगर ये स्क्रीन बंद भी हो जाता है और किसी डिवाइस में स्क्रीन नहीं भी है, स्टिल डीएसओ इज केपेबल ऑफ मेजरमेंट. वो क्या करेगा, मेमोरी में स्टोर कर चुका है आपके डेटा को. यू जस्ट टेक दैट डेटा इन द पेन ड्राइव, यू जस्ट प्लग इन द कंप्यूटर एंड सी द ग्राफ. आपको वहां ग्राफ दिखा देगा वो. तो दिस डिस्प्ले इज अ बेनिफिट. ये बेनिफिट है कि आपको इंस्टेंटेनियस आपको देखना तो यहाँ दिखा देगा, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज. बट सीआरओ में इसके बिना आप काम नहीं कर सकते हो. देयर इज नो मेमोरी ब्लॉक. आपको सिग्नल अगर देखना है तो आपको गन चाहिए, गन के बाद उसके आगे प्लेट्स होनी चाहिए, प्लेट आपको स्क्रीन होनी चाहिए, स्क्रीन पे आपको वो बीम जाएगा और वो बीम आपका मोशन करेगा अकॉर्डिंग टू योर एक्स एंड वाई एक्सेस सिग्नल. बट इन दिस वी डोंट रिक्वायर दिस. अगर आपको नहीं देखना है तो ठीक है, मुझे घर जाके मैं अपना काम करूंगा, मैंने पेन ड्राइव में डेटा ले लिया और घर जाके अपना आराम से ग्राफ को प्लॉट करूंगा, सारी चीजें मेजर करूंगा. इट विल गिव यू एवरीथिंग. जो आपको यहाँ डिस्प्ले कर रहा है ना, सारा डिस्प्ले आप पेन ड्राइव में सेव करके take the reading and go home and do the things on the computer. So, फिर भी if you want to see the things, then again you need a x-axis which is time-based signal, and whatever you have saved in the memory, you have to make it to the display. यहाँ पे एक ब्लॉक मैंने मिस कर दिया है. Again you can attach a block here. वो शायद मैंने आगे अटैच किया हुआ. This block will be your DAC. आपने तो डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया था ना सिग्नल्स को, अब उसको वापस आपने एनालॉग में कन्वर्ट करना है, तभी तो आपको सिग्नल प्लॉट होगा. दिस प्लॉट इज एनालॉग प्लॉट, दिस इज नॉट अ डिजिटल प्लॉट. दिखने में स्क्वायर वेव लग रहा है बट दिस इज अ एनालॉग प्लॉट. सिग्नल कैसे वेरी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज व्हाट यू वांट टू सी. तो आपने जो सेव किए ना नंबर्स, इन नंबर्स को आप रियल नंबर यानी एक आप एनालॉग फॉर्म में चेंज करते जाओगे, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू अ वोल्टेज फॉर्म एंड टाइम फॉर्म, एंड दे बोथ कैन डिस्प्ले ऑन द लिक्विड क्रिस्टल भी होता है कई बार डिस्प्ले पे, या आपका आजकल एलईडी भी आ गया है, तो या तो प्लाज्मा सिस्टम हो सकता है. तीनों में से कोई भी एक सिस्टम हो सकता है. पुराने से डीएसओ में प्लाज्मा सिस्टम होते थे और अब मैक्सिमम आपका एलसीडी डिस्प्ले या नॉर्मल जो आपके मोबाइल की स्क्रीन होते हैं उस तरह का डिस्प्ले आपके पास आ चुका है. तो दिस इज वन विच इज इन पैक्ड इन, ऑल द थिंग्स आर पैक्ड इन वन बॉक्स एंड दिस इज ओपन. एवरीथिंग इज सीन ऑन हियर, एवरीथिंग इज कनेक्टेड हियर. तो आप ये एक स्क्रीन अलग से उसने अटैच कर रखा है, बाकी सारे पॉइंट्स उसके ओपन है. मेमोरी आपको कहीं दिख जाएगा, कंट्रोल आपको कहीं दिख जाएगा, इनपुट सिग्नल आपको एक क्लॉक यूज करो वो दिख जाएगा, एंड दीज टू आर द पिंस. तो नेगेटिव कहाँ कनेक्ट करना है, पॉजिटिव कहाँ कनेक्ट करना है, दिस इज बीइंग देयर. या हो सकता है ये दो सिग्नल यूज कर रहा हूँ कि एक्स और मतलब y1 एंड y2. यहाँ पे एक्चुअली ब्लैक से बनाया है तो मुझे लग रहा है कि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बट बोथ आर BNC, so they can be two different signal and you can get the display. तो very इसी चिप को आपने इस बॉक्स के अंदर डाल दिया है, and all the knobs, these knobs are being controlled given to these different points. ये जो सारे points आपको दिख रहे हैं controls हैं, तो you can attach those control from externally. तो DSO is more versatile and obviously the advantage is there. I have written somewhere the advantage also maybe. हाँ ये रहा DSO का advantage, disadvantage and application of DSO. Advantage, since the DSO is used digital memory, it can be stored waveform of the longer time, but this is normal CRO is not, this cannot happen in the normal CRO. इसमें आप कर सकते हो कि घर जाके आराम से रीडिंग लेकर के, लेकिन CRO में आपको वहीं पे पेपर, ट्रेस पेपर दे देते हैं लैब स्टाफ, आपको ट्रेस पेपर स्क्रीन पे रखना होता है और उस ट्रेस को आपको ड्रॉ करके पेंसिल से फिर आप जाके रीडिंग ले सकते हो. बट डीएसओ में दैट इज अ पॉसिबिलिटी. बट वन मोर थिंग विच यू हैव टू नीड, अगर डीएसओ आपका नहीं है तो कॉलेज वाला डीएसओ है तो उसमें आप पेन ड्राइव नहीं लगा सकते हो.
the virus could come and that can make your DSO unfunctional or it can just destroy your DSO. तो DSO में आप पेन ड्राइव कॉलेज में नहीं लगा सकते हो, that is not allowed. कॉलेज वाले आपको पेन ड्राइव दे सकते हैं कि भाई हमारे पास एक पेन ड्राइव रखा हुआ है, इस पे आप डेटा ले लो, अपने कंप्यूटर पे लगा लेना, फिर दोबारा उसको वो एंटीवायरस से फ्रेश करते हैं, फिर उसके बाद आपको दे सकते हैं, बट आप डायरेक्टली खुद से नहीं लगा सकते. इंस्ट्रूमेंट शुड हैज टू बी यूज्ड बाय अदर स्टूडेंट्स आल्सो. तो जो मैंने बताया वो होता नहीं है, सिर्फ मैंने आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में बताया कि आप घर जाके काम कर सकते हो, वहां पे भी आपको टेस्ट लेना होता है और रीडिंग वही आपको पूरी करनी होती है डीएसओ की भी. तो आप ये मत सोचना कि सर, सर ने तो बोला कि आप पेन ड्राइव लाओ लगा लो मैं तो पेन ड्राइव यूज करूंगा. हाँ वो लोग कोई पूछ रहा था. यस सर मैं से पूछ रहा था कि हम सिग्नल को सर डिजिटल से एनालॉग में चेंज करते हैं, सॉरी एनालॉग से डिजिटल में चेंज करते हैं, फिर डिजिटल से एनालॉग में चेंज करते हैं. तो सर हम मतलब दो बार चेंज करने की क्या जरूरत है सर? मेमोरी एनालॉग में ही स्टोर कर लें? मेमोरी एनालॉग में कैसे स्टोर होगी? डिवाइस जो है वो डिजिटल रीड करता है ना, डिजिटल. एनालॉग मेमोरी कौन सी होती है? गिव एन एग्जांपल. हमारे ब्रेन के अलावा कहीं नहीं मुझे लगता कि एनालॉग मेमोरी है कहीं. यस सर. Our brain is analog memory but all the memory are digital. You need a digital. मतलब एनालॉग मेमोरी मुझे नहीं लगता है कि कहीं है ऐसा कुछ. हमारे दिमाग के अलावा मुझे नहीं लगता कहीं है, या किसी भी एनिमल्स के जो भी ब्रेन है ना, दे कैन रिमेम्बर द एनालॉग थिंग्स, बट कंप्यूटर कैन नॉट रिमेम्बर. कंप्यूटर एनालॉग नहीं तो उसे चेक कर सकता है सारे कंप्यूटेशनल डिवाइसेस में ही मतलब सब डिजिटल में. यूज होता है. और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप कन्वर्जन करते हो तो यू हैव अ इंफॉर्मेशन लॉस, दैट इज देयर आल्सो. आप जब दो बार कन्वर्ट कर रहे हो सिग्नल को तो आपके पास इंफॉर्मेशन लॉस की चांसेस बढ़ जाते हैं. बट हाँ जो नॉइस वगैरह से हो जाता है मॉडिफाई. बहुत 0-1 भी अगर आपका एक नंबर फ्लिप हो गया तो नंबर चेंज. आपने अगर 16 बिट का नंबर है उसमें से किसी भी एक बिट को आपने 0 था वो सडनली 1 हो गया बाय समहाउ किसी भी रीजन से, तो नंबर हैज चेंज. तो देयर इज अ मेमोरी लॉस आल्सो. बट इसके लिए भी प्रोविजन बना होता है हाउ टू जज दिस. भाई हम जब पास करते हैं किसी बिट्स को तो वी हैव अ पैरिटी चेकर और वी हैव अ पैरिटी sir. चेकर एंड आल्सो. हमने पहले सोच लिया. अब पैरिटी चेकर में ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने पैरिटी तो चेक कर लिया कि देयर आर 10 वंस इन योर 16 बिट सिग्नल, और एट द एंड जब वो सिग्नल ट्रांसफर हो गया तो फिर वहां पे आपने चेक किया वो भी 10 वंस शो कर रहा है कि आपके 10 वन हैं इस पूरे टोटल बिट में, तो पैरिटी आपको शो कर दिया कि भी ये ठीक पैरिटी. लेकिन हो सकता है कोई एक वन आपका 0 हो गया और दूसरा 0 आपका 1 हो गया हो. दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी. so you cannot avoid the signal loss when you are converting the signal from analog to digital and digital to analog. बेनिफिट सिर्फ क्या है ना, बहुत जो लेमैन में समझोगे कि बेनिफिट क्या है इसका. हैंडलिंग इज वेरी इजी एंड कॉस्ट इज वेरी लेस. एनालॉग सिग्नल को डिजिटाइज करके आप उसकी हैंडलिंग और आपकी जो उसको आगे प्रोसेस करना है दैट बिकम वेरी इजी. हार्डली यू नीड अ कॉस्ट. बट एनालॉग को ही एनालॉग के फॉर्म में स्टोर करने का तरीका क्या है, उसके भी तरीके हैं. मैंने आपसे एग्जांपल पूछा, आपने किसी ने नहीं बताया. कोई तरीका है एनालॉग को एनालॉग में ही कन्वर्ट सेव करने का? डू वी हैव द डिवाइस और डू वी सेव इन द एनालॉग फॉर्म? कोई एग्जांपल बताओ मुझे. कोई एग्जांपल बताओ कि आपको मैं कहता हूँ कि एनालॉग सिग्नल है, ये एनालॉग में ही सेव कर दो, इसको क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? जस्ट टेक द पिक्चर एंड स्टार्ट स्टोरिंग इट. आप क्या करोगे? सिग्नल आ रहा है उसके पिक्चर लेते जाओ और उसको पिक्चर के फॉर्म में प्रिंट आउट लो, स्टोर करते रहो. तो एक बुक बना लो, उसमें स्टोरेज आपका सेव हो गया. दैट इज एनालॉग. आपका बुक क्या है? दैट इज एनालॉग. आपके पास जो हार्ड कॉपी होती है बुक की वो एनालॉग फॉर्म में.
एक्चुअली ए लिखा है तो ए लिखा हुआ है, और उसको ए को मैंने इस तरीके से लिखा तो इसी तरीके से लिखा, दैट इज एनालॉग. एनालॉग इज वेराइंग इन एनी पर्टिकुलर मैनर. कोई पिक्चर है, दैट इज एनालॉग पिक्चर. पुराने कैमरे जो होते थे जिसमें फिल्म होती थी, इफ यू रिमेम्बर, देयर वाज ओल्ड काइंड ऑफ ओल्ड फैशन कैमरे, दे हैव फिल्म एंड दैट इज एनालॉग. उसको हम एनालॉग कैमरा भी कहते थे. अब तो एनालॉग कैमरा बंद ही हो गया. जो भी कंपनी बनाती थी, कौन सी कंपनी बनाती थी सबसे अच्छे कैमरे? कोई कंपनी का नाम बताओ. सर हाँ? पैनासोनिक. सर निकॉन बनाती हुई निकॉन. कैनन था, निकॉन. कैनन. निकॉन एक्चुअली उसने डिजिटल पे बहुत जल्दी शिफ्ट कर लिया. कैनन भी मेरे ख्याल से कोई जापानीज कंपनी, इनमें से कोई जापानीज कौन है? सर पैनासोनिक तो थी एक. पैनासोनिक Panasonic है. एनालॉग कम बनाती थी. एनालॉग पे शुरू किया था उसने, मतलब जापानीज कंपनी नहीं. थी. उसने पैनासोनिक एनालॉग पे नहीं है उसका वर्क. एनालॉग याशिका या कोई और उससे ऐसे इस तरीके का नाम था, जापानीज नेम है वो. आई डोंट कोडैक. कोडैक यू रिमेम्बर? कोडैक कैमरा बनाता था या फिल्म Yes, बनाता था? sir. इस यस तरह सर के नाम कोडेक. है. यस ये जो थे ना, ये एनालॉग पे थे और वो कंपनी बंद हो गई. उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया. इट हैज नॉट कन्वर्टेड कि आगे का जो पूरा मॉडर्न है ना, वो डिजिटल फॉर्म में. बट प्रॉब्लम है, डिजिटल में बहुत प्रॉब्लम है हमारे पास. जब हम, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो आपके लाइफ से रिलेट करता है. व्हेन यू सी अ हॉलीवुड मूवी या बॉलीवुड मूवी भी देखते हो, तो मैक्सिमम जो हॉलीवुड मूवी हैं जो बड़े उसमें बजट में बनता है, जिसका बजट बहुत ज्यादा होता है, दे एक्चुअली पिक्चराइज ऑन द एनालॉग फॉर्म. वहाँ कैमरा एनालॉग होता है. मतलब एनालॉग कैमरा की कॉस्टिंग बता रहा हूँ मैं. इंडिया में जो कॉस्टिंग है अराउंड, जो अच्छी अच्छी फिल्में जिसको कहोगे, जैसे एग्जांपल के लिए देवदास हो गया, या आपका अकबर वाला जो हो गया जिसमें ऋतिक रोशन था, या कोई भी बड़े बैनर की फिल्म है, और बाहुबली. मैं आपको एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ जो आपके लाइफ से रिलेटेड, आप सभी ने देखे हुए हैं. बाहुबली का जो पिक्चराइजेशन देखोगे तो देयर इज अ ग्राफिक्स. आपका सारा Yes, sir. काम ग्राफिक्स पे चल रहा है. और वही आप फिल्म देखो जो बड़े उसमें बजट में, जैसे संजय लीला बंसाली जो बनाते हैं, उसमें क्या है, वो दे गो फॉर द एनालॉग कैमरा. एंड एनालॉग कैमरा इज अराउंड 2 पॉइंट समथिंग और 3 करोड़ का होता है एक कैमरा. दैट इज वेरी हाई कॉस्ट. और इंडिया में चलाने वाले बहुत बंदे हैं भी उसको. हार्डली 2-3 पीपल आर देयर. और आप अगर ध्यान से देखना कि कैमरामैन का नाम क्या है मूवी में, तो वो मोरलेस एक ही नाम आएगा. उसका नाम क्या था अभी मैं भूल रहा हूँ, मेहता या समथिंग है कोई, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है. तो दे आर ओनली 1 और 2 पीपल. लेकिन डिजिटल कैमरा, अब हम आ जाते हैं डिजिटल कैमरा. आज के टाइम में आप देखोगे वेब सीरीज या कोई भी कार्टून मूवी तो पूरा एनिमेशन है, वो कैमरे भी रिक्वायर्ड नहीं है. जो आपकी एनिमेशन सीरीज होती है डोंट रिक्वायर कैमरा आल्सो. एवरीथिंग ऑन द कंप्यूटर. बट अब आप एक चीज और देखना, दोनों अगर आपके पास कंप्यूटर पे मूवी है, एक एनिमेशन मूवी देख लो और एक रियल जो पिक्चर मूवी होती है, वो यू मेक इट इन लार्ज. उसको धीरे धीरे आप बड़ा करो, उसका फ्रेम का कॉपी कर लो, कैप्चर कर लो, उसको भी इंक्रीज करो. यू विल सी द एरर ड्यू टू डिजिटाइजेशन. आपको बहुत जगह ध्यान से देखो ना तो स्क्वायर स्क्वायर करके बॉक्स बने होंगे. अगर हेयर का पिक्चर मुझे बनाना है, किसी के बाल का या किसी की बिल्कुल छोटी सी डिटेलिंग बनानी है, तो दैट विल हैव अ प्रॉब्लम. जब आप डिजिटाइज में जाते हो तो सब कुछ पिक्सल्स के फॉर्म में होता है. तो आप हेयर को ना, या किसी बाल के, बिल्कुल बाल मैं इसलिए कह रहा हूँ दे आर वेरी फाइन, तो उस फाइननेस को आप डिजिटल से नहीं रिप्लेस कर सकते हो. डिजिटल उसको अच्छे से रिप्लेस नहीं. इट विल मेक अ स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस एंड यू एनलार्ज दैट एंड यू विल एबल टू सी दोस स्क्वायर्स. दिख जाएगा आपको. बट यही अगर एनालॉग कैमरे पे शूट है तो कर्वेचर आपको एग्जैक्टली कर्वेचर दिखेगा. अगर बाल आपके बेंड हो रहे हैं तो बेंडिंग आपको बिल्कुल, उसने क्या किया, आपके सामने जो भी आपका वेरिएशन था उसको कैप्चर कर लिया. तो यू सी परफेक्ट पिक्चर व्हेन यू डू इन द एनालॉग, बट यू हैव सर्टेन इम्परफेक्शन व्हेन यू डू इन अ डिजिटल वे. तो इंफॉर्मेशन लॉस हमेशा होता है व्हेन यू गो फॉर अ डिजिटल. बट स्टोरेज एंड कॉस्टिंग इज वेरी लेस. एक डिजिटल कैमरा कितने में आता है? 2.5 लाख में बहुत अच्छा सा आ जाएगा. भी 3 लाख का आ जाएगा या नहीं? किसी के पास है कैमरा?
डिजिटल कैमरा है 5-10,000 किसी के के पास? भी आते हैं, हाँ, 5-10,000 वो तो हमारे के भी मोबाइल, आते हाँ, मोबाइल में भी है, वो 5000 में भी आ जाता है मोबाइल वाला भी है, बट एक अच्छा जिस पे आप मूवी शूट कर सकते हो, इट विल कॉस्ट अराउंड 5 लाख, उससे ज्यादा नहीं है। अच्छा जूम भी मिल जाएगा आपको, फोकस भी अच्छा मिल जाएगा, फ्रेम भी बड़ा मिल जाएगा, बट दैट विल बी अ डिजिटल कैमरा। यू विल ऑलवेज हैव द इंफॉर्मेशन लॉस। जो पिक्चर आपके डिजिटल कैमरे पे पिक्चराइज्ड हैं, दे विल हैव प्रॉब्लम। यू विल नॉट सी द परफेक्ट लाइंस, परफेक्ट कर्व, परफेक्ट थिंग्स। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखेगा। लेकिन हाँ, बड़े फ्रेम पे जब हम देखते हैं और जब मूवी में दूसरे इफेक्ट्स डले होते हैं, तो यू जस्ट मिस अप दोज थिंग्स। बट डिटेलिंग जब जाओगे ना, अब बैठ करके एक साइंस स्टूडेंट की तरह की क्या गड़बड़ है इसमें, तो यू कैन इजीली जज कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में बिल्कुल क्लियर डिफरेंस दिख जाएगा। बट पिक्सल्स आप थोड़े और इम्प्रूव कर सकते हो। पिक्सल की साइज आप माइक्रो में चले जाओ, नैनो में चले जाओ, देन द थिंग्स बिकम मोर परफेक्ट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज देयर इन द एनालॉग एंड डिजिटल। तो एक बार जरा फटाफट यहाँ पे एडवांटेज पे और जाते हैं। सेकेंड एडवांटेज ऑफ DSO, it can store and view the part of full waveform before the actual trigger happened. This is also possible क्योंकि आपने स्टोर कर रखा है, ट्रिगरिंग नहीं भी आपने डाली है तो still you can do that. The DSO, the stored waveform can be positioned anywhere on the screen. ऊपर नीचे आगे पीछे भी easily shift कर सकते हो, but CRO में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर ऊपर नीचे या कहीं शिफ्ट करते हो ना, तो there is a disturbance in that because you need have a gun and that gun is producing a beam, और उसके बीम की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, हमने सब कुछ डिजिटाइज कर रखा है, फिर उसको हम प्लॉट कर रहे हैं। दिस इज द व्हाट वी आर डूइंग इन द DSO. Nowadays, most of the DSO can store the waveform in the memory, and if you need, you can take the printout, and the waveform can be connected normal to the standard printer. Printer भी आप directly connect कर सकते हो DSO, so directly वो print करके दे देगा आपको. This is also possible. अब आ जाते हैं disadvantage में. DSO are costly as compared to other oscilloscope. ये थोड़ा सा लाइन ना मिस है, conceptual means sometime, जैसे DSO का नॉर्मल कॉस्ट मैं आपको बताता हूँ अराउंड 25,000 अगर एक नॉर्मल सा DSL होते हो, और ऑस्लोस्कोप विल कॉस्ट यू अराउंड 40,000। लेकिन कुछ ऑस्लोस्कोप हैं जो हो सकते हैं सस्ते हो सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए आप जब थर्ड ईयर में जाओगे तो E/M रेशियो करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें भी ऑस्लोस्कोप यूज होता है, बट वो ऑस्लोस्कोप का थोड़ा सा ही पार्ट यूज होता है, पूरा पार्ट नहीं यूज होता है। दैट इज वेरी स्मॉल पार्ट दैट यू आर यूजिंग, तो दैट इज आल्सो दैट इज कॉस्टिंग अराउंड 10,000। तो वेरिएशन है, बट इसलिए मैंने लिखा अदर ऑस्लोस्कोप, नॉट ऑल द, बट सम आर कॉस्टियर देन दिस वन एंड सम आर means you can say cheaper than your DSO, but DSO is roughly of this much of cost, 30,000 के अराउंड भी चला जाता है अगर आप DSO में और फीचर्स ऐड करते हो। slower compared to the conventional oscilloscope, this is very important. आपका सिग्नल अगर बहुत फास्ट है तो पॉसिबिलिटी है कि CRO में वो जल्दी दिखेगा, DSO में टाइम लेगा। DSO में हमारे पास प्रोसेस है ना बहुत सारे, एक कंट्रोल इनपुट है, वो कंट्रोल आपको कर रहा है आपके डिवाइसेस को, फिर आप पहले डिजिटाइज कर रहे हो, उसमें टाइम लग रहा है, फिर आप उसको स्टोर कर रहे हो, उसमें टाइम लग रहा है, फिर उसी स्टोरेज को आप दोबारा रिट्रीव कर रहे हो एट द स्क्रीन, तो दैट विल टेक टाइम। तो थोड़ा सा स्लो है प्रेजेंटेशन में, हमें दिखता नहीं है, हम तो जिस प्रैक्टिकल को करते हैं उसमें ये उतना क्लियरली हमें पता नहीं चलता है, बट इन रियलिटी दैट इज हैविंग सर्टेन स्लो, बिकॉज वो डायरेक्ट प्लॉट कर रहा है ऑस्लोस्कोप, आपका जो CRO है ये थोड़ा सा आपको टाइम लेके प्लॉट करे, बिकॉज देयर आर सो मेनी ब्लॉक्स व्हिच आर वर्किंग बिफोर दैट। देन एप्लीकेशन मैंने बहुत सारे लिखे हुए, पता नहीं क्या क्या लिखे हुए मुझे ध्यान नहीं, लास्ट टाइम लिखे हुए, बट यू कैन इजीली आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हो। जैसे CRO में क्या है, CRO में अगर मैं A और B को डिस्प्ले कर रहा हूँ तो आई कैनॉट डू A प्लस B, I cannot do A minus B, I cannot do A into B, I cannot do A divided by B, ये सब नहीं कर सकता मैं, उसमें सिर्फ A और B को मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ बस। बाकी काम अगर मुझे ये करना है तो मुझे खुद बैठ के करना पड़ेगा, या सर्किट में ही मुझे चेंजेस करके सिग्नल ही A प्लस B का जनरेट करना पड़ेगा। बट DSO में ऑप्शन है, एवरीथिंग इज इन द मेमोरी, आपको 2 कॉलम को ऐड ही तो करना है एंड यू विल गेट द आंसर।
तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, आपका जो कंट्रोल यूनिट है उसके अंदर आपके लॉजिकल ऑपरेशन की पॉसिबिलिटी भी है। आप दो सिग्नल को सुपर इम्पोज करके देखना चाहते हो कि मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा, तो यू कैन ऐड देम, you can subtract them, you can multiply them, you can divide them. So there are so many options that, because mathematical operation आप perform कर सकते हो, आपको उसके लिए सिर्फ एक सर्किट तो लगाना है, क्योंकि everything is in the form of number. नंबर से आप प्ले कर सकते, add, subtract, multiply, divide, whatever you want to do. So that is a possibility. उसके बाद क्या है हमारे पास, enlarged waveform, very small variation in the amplitude, frequency, waveform can be analyzed in the oscilloscope. This is usually in the CRO also, but DSO में थोड़ा सा versatile हो जाता है because it is working on the digital form. Observation of portion of waveform, वही line मैंने लिखी हुई है, but single pulse event that can be seen on the this, तो ये मेरे ख्याल से उतना समझाने की जरूरत नहीं है. Measuring device, जैसे voltmeter, it can be replacing all these things. It can act as a voltmeter, multimeter, ammeter, ohm meter and temperature sensor. And acquisition of data, ये वैसे पता नहीं टॉपिक में है या नहीं है, but now this is a very important part in research. आप नहीं चाहते हो कि आप बैठ करके पेन से नोट डाउन करो कुछ भी, आप चाहते हो कि आपके इंस्ट्रूमेंट खुद से ही सारे काम करें. आपने वोल्टमीटर एमीटर लगा रखा है, कोई सैंपल की मेजरमेंट चल रही है, यू डोंट वांट टू नोट डाउन द रीडिंग, सो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट कनेक्ट द थिंग्स. एंड आपके पास एक CRO होगा जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, एंड यू जस्ट मेक द प्रोग्राम कि भाई मुझे वोल्टमीटर की रीडिंग अब दिखाओ, तो वो दिखाएगा. हर टाइम पे एक एक मिनट में आपको रीडिंग लेनी है, 2-2 मिनट में लेनी है, 1-1 घंटे में लेनी है. आपने स्विच ऑन कर दिया, घर चले गए, दूसरे दिन आपके पास वो रीडिंग प्लॉट करके सामने व्यू हो रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज डन बाय द कंप्यूटर. वो आपके रीडिंग को चेक कर रहा है. तो दिस इज अ कॉल्ड एक्विजिशन. नॉर्मली जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, LabVIEW यूज करते हैं, मोस्टली जो यूज होता है ज्यादातर जगह, तो LabVIEW is one of the acquisition software. It can take the data from the instrument and give you the plot directly without having. आप अपना चाय पियो, आप अपने गपशप करो, अपना डिस्कशन करो, जो करना वो करो, आपका बैकएंड पे सारा काम चल रहा है. ठीक है, तो दिस इज एक्विजिशन. एंड एक्विजिशन इज डन मोस्टली ऑन द डिजिटल थिंग, दे कैन नॉट बी डन ऑन द एनालॉग वे. एनालॉग में भी हो सकता है, बट एनालॉग को दोबारा आपको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टाइम व्हाट वी विल डू मींस ऑल दीज थिंग्स, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको और नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद दिस वन, दैट इज यूनिट 3, एंड वी हैव ओनली वन यूनिट, दैट इज यूनिट 4. तो वो भी हमारा खत्म हो जाएगा, तो हम सिलेबस जल्दी खत्म कर लेंगे, दिवाली हमारी अच्छी जाएगी. सर सीआरओ से लेकर आज तक के नोट्स भेज देना ही. हाँ क्या, हाँ CRO वाला मैं CRO भेज दूंगा. CRO, हाँ मतलब ये पेज नोट्स नंबर भेज देना. मैंने भेजे हुए हैं, देखो पिछली क्लास तक का मैंने अपलोड कर रखा है टीम्स पे. यहाँ तक का भेज देना सर, यहाँ तक. हाँ ये तो आज भेज दूंगा, मैं शाम को भेज दूंगा आपको ये सारा. तो एक बार पढ़ लेना, पढ़ लोगे और प्रॉब्लम लेके आओगे तो दैट विल बी मोर बेटर, कि सर ये नहीं क्लियर हुआ, ये नहीं समझ में आया, तो दैट विल बी मोर. बिकॉज मेरे लिए क्या है, मेरे को तो हर बार ये बोलना होता है, तो मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ. मेरे को तो ना, जब तक आप नहीं बताओगे तब तक पता नहीं चलता है. तो आज क्या करना है आपको काम, आज आपको एक काम करना है, मूवीज देखनी है, और एक डिजिटल मूवी में और एक एनालॉग मूवी में डिफरेंस पता करना है. And you will see the more finer thing, finer detail will be on the analog movie, not on the digital movie. Digital में बहुत सारे प्रॉब्लम आपको दिख जाएंगे. तो बाहुबली देखना, और देवदास अगर होगी तो वो देखना. देवदास एक्चुअली संजय लीला बंसाली मेक्स द फिल्म ऑन अ बिगर स्क्रीन, उसका फ्रेम बहुत बड़ा होता है. तो अगर वो शाहरुख खान को किसी स्टेज पे बैठा भी रहा है ना, तो उस स्टेज की डिटेलिंग बहुत अच्छे से करता है. मतलब स्टेज के कोने में क्या पर्दे लगे हुए हैं, उस पर्दे में कैसा डिजाइन है, ही थिंक मोर ऑन दैट रादर देन ऑन शाहरुख खान. तो अगर मूवी पे किसी को इंटरेस्ट है ना, तो आई कैन अरेंज 2 people who are working in the Bollywood, and they work on a cinematography भी है उनके पास, कैमरामैन भी है, स्टोरी राइटिंग भी है, और इवन मिमिक्री भी है. इफ यू are interested, then I can arrange a talk of those people who can give you the details of these things, कि एक कैमरा कैसे वर्क करता है, क्या होता है मूवी बनाने का प्रोसीजर,
और आपको कैसे एंटर हो सकते हो उस फील्ड में, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम इन दैट फील्ड। हमें दिखने में लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम इन द दिस इंडस्ट्री, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है ना, या कोई भी मूवी इंडस्ट्री है। तो इफ यू हैव और इंटरेस्ट, वो है कौन वैसे? हाँ है कौन वैसे मतलब? देखो, एक तो मेरा मास्टर्स में एमएससी में फ्रेंड था, वो आज के टाइम वहाँ पे है। हिज नेम इज दिगंत गौतम and his brother is Sushil Gautam, and one more brother. There are three brothers, Manu Gautam, and they have worked on many films. सुशील गौतम तो अब सिनेमाटोग्राफर, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बैनर पे किए हुए हैं। मनु गौतम Yes, ने पुराने टाइम पे संजय लीला बंसाली के साथ काम किया हुआ है। दिगंत गौतम जो है वो शॉर्ट फिल्म बनाता है और एड फिल्म को शूट करता है, तो उसके भी वो कैमरे के ऊपर ज्यादा फोकस है। एक है दीपक गुप्ता, ही इज माय क्लास फेलो, मतलब क्लासमेट है बहुत। व्हेन आई वाज इन मद्रास, जब मैं मद्रास में था तो 5 to 10, 6 to 10, मतलब 6 स्टैंडर्ड से 10 तब वो फ्रेंड था। और वो मिमिक्री आर्टिस्ट है, मीन्स डोरेमोन हो गया या कोई भी इस तरह के है ना, जितने भी हाँ, कार्टून yes. नेटवर्क वो इंग्लिश होते हैं, माशा एंड द बियर हो गया या कोई भी इस तरह के हैं, पेपा पिग हो गया, तो इन सब के जो हिंदी वर्जन है वो बनाते हैं। बहुत सारे मूवी के भी हिंदी वर्जन, तो दे हैव ग्रुप ऑफ मिमिक्री आर्टिस्ट, तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के वॉइस में वॉइस ओवर करने वाला जो काम है ना वो करता है वो। तो दे आर इन द इंडस्ट्री, एंड इफ यू विश कि अगर कुछ ऐसा, अगर 1 घंटे 2 घंटे का, कि हमें पता चले कि क्या काम होता है, कैसे होता है, हाउ वी कैन एंटर देयर, तो आई कैन अरेंज द टॉक ऑफ दोज पीपल। यस सर। यस हाँ? सर, आप Yes, sir. वेबिनार रखवा दीजिए। सर आप साउथ में पढ़े हो, मद्रास में पढ़े हो सर आप? हाँ, मैं मद्रास में ताम्रम, मद्रास में ताम्रम है, एयरफोर्स स्टेशन है, तो वो जगह का आप नाम प्रॉपर बालाजी दिल्ली नगर। के ही हो सर? नहीं नहीं, मैं हूँ, देखो मैं बेसिकली बिहार से हूँ, बट स्कूलिंग मेरी बाहर हुई है केंद्रीय विद्यालय में, बिकॉज पापा एयरफोर्स में थे। तो हम सूरतगढ़ में रह रहे हैं, नासिक में भी रहे हैं, फिर हम तमिलनाडु में भी रहे हैं, फिर हम दिल्ली में भी रहे हैं, और इलाहाबाद में भी रहा हूँ मैं 5 साल। तो ऑल ओवर इंडिया हमने घूम लिया। सर आपको फिर तमिल आती होगी, 6 to 10 आप रहे तो तमिल तो आती होगी। 6 to 10 पता है कितना पुरानी बात है वो, मेरे को गिनती आती थी, उन्ना रंड मुन्ना नाल अंज आर एड़े, कुछ कुछ गिनती आती है, थोड़ा बहुत आता है, बट नाउ आई डोंट रिमेम्बर। और इलाहाबाद में भी रहा हूँ मैं 5 साल, 5 साल चेन्नई में, फिर 2 साल नासिक, 2 साल सूरतगढ़। तो ऑल ओवर इंडिया, फाइनली वी केम टू दिल्ली, एंड अब दिल्ली में स्टे कर रहे हैं। तो सारे जगह से है, मतलब ऐसा नहीं कि तमिलनाडु नहीं जानता हूँ मैं, तमिलनाडु में भी रहा हूँ, तो मद्रास हो गया, तिरुपति हो गया। तब मद्रास में, अगर मद्रास का है कोई हमारे यहाँ स्टूडेंट, मतलब तमिलनाडु का, मे बी स्पेशली फ्रॉम दिस ताम्रम, कोई है चेन्नई से? नहीं है। नो सर, मद्रास चेन्नई से मुझे लगता कोई नहीं है यहाँ पे। केरल का है चेन्नई से कोई सर, वो हामिद है सर केरल का। केरल का, केरल से मैं नहीं हूँ, मतलब केरल में गया भी नहीं कभी, मेरा लगा ही नहीं उधर जाने का। बट मद्रास का होता तो, मद्रास में एजुकेशन बहुत अच्छा है, मतलब एटलीस्ट साउथ में मैं आई कैन से एजुकेशन इज वेरी तो सर फिर वो यहाँ क्यों आएगा? गुड। नहीं नहीं, मतलब आपको इन कहना स्कूल्स में बहुत अच्छा है, दैट इज वेरी गुड, मतलब दे आर एक्चुअली टीचर्स। साउथ में आप, और नॉर्थ में तो आप देख लो कि टीचर्स का क्या मतलब है, मतलब साउथ में पढ़ाते हैं एक्चुअली, दे डू द थिंग्स, दे वर्क ऑन द स्टूडेंट, कि किसी तरह से हम इनको पढ़ाएं। ये चीज मैंने देखा है, मतलब एजुकेशन सिस्टम मैंने दोनों जगह देखा है, नॉर्थ में भी देखा है और साउथ में भी देखा है। तो नॉर्थ में नॉर्मली बच्चे की मेहनत है, स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर वर्क ऑन देयर ओन, मैक्सिमम। बहुत कम टीचर आपको मिलेंगे जो आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए काम कर रहे होंगे, लेकिन साउथ में आपको मैक्सिमम टीचर वैसे मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप हैदराबाद से इतने लोग क्यों यूएस चले जाते हैं, या मद्रास या साउथ से क्यों जाते हैं, बिकॉज दे हैव दोस थिंग्स, स्टार्टिंग से ही बच्चों में हुआ है। नॉर्थ से कौन जाता है जिसका कोई पहले से ही जानकार हो, वही जाता है। तो थिंग्स मैटर, ये आपके तो स्टार्टिंग है। से मेंटरिंग कैसे होती है उस पर मैटर करता है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद द थर्ड यूनिट, दैट इज सिग्नल जनरेशन एंड योर ब्रिजेस, एसी ब्रिजेस, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा सर, आप बिहार में कहाँ से हैं? नालंदा। नालंदा, अच्छा।
राजगीर, सर जहाँ नालंदा. नालंदा विश्वविद्यालय था वहाँ। Yes, whenever I go to my hometown, I just visit that. अब सर तो तो वहाँ पे अभी एक है नया क्या यूनिवर्सिटी. विश्वविद्यालय वहाँ नहीं पर अभी कुछ नहीं है, अंदर? वो तो वो हो गया ना, आर्कियोलॉजिकल साइट है ना. दैट इज जस्ट फॉर अ टूरिस्ट प्लेस अभी बन गया है, वो आर्कियोलॉजिकल साइट है. बट अब उसी के साथ में नालंदा में ही दूसरा जो जापानीज फंडिंग एक नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, उसमें पूरा जापान की फंडिंग है पूरी. बिकॉज बुद्धिज्म बहुत ज्यादा है वहाँ पे. मतलब यू फाइंड द बुद्धिस्ट सो मेनी. मतलब राजगीर हो गया या नालंदा हो गया या गया हो गया, तो बौद्धिस्ट से पूरा भरा हुआ है वहाँ पे. क्योंकि बुद्ध भी वहाँ पे थे ना, गया में जो आपका ट्री है जो फेमस है. गया तो फेमस भी है उसके लिए, जापानीज हमेशा आते रहते हैं. तो उन एरिया में वो आपको मिल जाएंगे. तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी अभी ओपन हुई है, मेरे ख्याल से 5 साल हो गया उसको. बट फंडिंग सारी जापानीज उससे है, कंट्री से. और वहाँ पे अभी जो स्ट्रीम है, साइंस को छोड़ करके फिलोसफी और आर्ट्स के स्ट्रीम्स हैं सारे. मेरे ख्याल से कॉमर्स भी है, बट साइंस दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट. और बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी, मतलब इट इज वेरी बिग कैंपस दैट हैज बीन ओपन बाय विद द हेल्प ऑफ जापान. तो नालंदा यूनिवर्सिटी, अगर कभी टाइम लगे, जो नालंदा आज से 2000 साल पहले की बात है. तक्षशिला विच इज इन अफगानिस्तान, अब तो रहा ही नहीं है. अफगानिस्तान का क्या हालत हो गया, यू कैन सी ऑन द न्यूज चैनल. यू इवन सॉ कि आज से 20 साल पहले बामियान में एक बड़े से स्टैचू थे ना बुद्ध के, उनको भी तोड़ दिया गया था 42. हाँ, तो वो सारा अब तो वहाँ वो खत्म कर दिया. लेकिन अफगानिस्तान में भी बौद्ध का बहुत ज्यादा वो था, बट अब तो वो वहाँ तो खैर खत्म ही कर दिया. बट नेपाल, बिहार, यूपी के जो आपके हिमालयन रेंज के एरिया हैं, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे इस तरीके के लोग. तो एक्चुअली इसी बेल्ट में ही बुद्ध के ज्यादा फॉलोअर्स थे. सर श्रीलंका में भी है ना? हाँ, बिकॉज वो तो श्रीलंका में जब अशोक वेंट देयर, जब तक वो शायद तमिलनाडु तक ही जाकर के रुक गए थे. का जो अगर देखोगे ना मैप इंडिया का, तो अफगानिस्तान, तमिलनाडु और असम तक कवर कर लिया था अशोक ने. पूरा एक तरह से पूरा इंडिया कवर था, सारे ही इंडिया उसके अंडर था. बट फिर थोड़ा सा और आगे, तमिलनाडु से आगे. क्योंकि आप अगर श्रीलंका को मैप में देखना ध्यान से, जिस पे बड़ी लड़ाई होती है, मैं आई विल से कि जो बच्चा नहीं कभी है, जो लीव करना चाहता है, दे कैन लीव द क्लास. बिकॉज जिनको इंटरेस्ट है वो बैठ जाए 2 मिनट. बट जो बच्चे लीव कर, बिकॉज क्लास हैज एंडेड, मैं जस्ट एंड द दिस रिकॉर्डिंग. तो अब जो क्लास लीव करना चाहता है, क्लास लीव कर सकता है. तो